हेलो फ्रेंड, नमस्कार। आप सब कैसे हैं? आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एनिमेस क्लासेस बाका पर। तो चलिए मेरे प्यारे साथियों, जुड़ जाइए। आप सब सभी मित्रों को जरूर शेयर कर दीजिए और लाइक कर दीजिए। उसके बाद 1 घंटे तक बने रहिए। जबरदस्त सवाल आपको देखने को मिलेगा और बिहार पुलिस का पढ़ रहे हैं सफल बैच, है ना? यानी स्पेशल बिहार पुलिस का चल रहा है मेरे प्यारे साथियों। और इस बार अगर झंडा गड़ना है तो एकदम आप सब लगातार बने रहिए आनंदमय तरीके से, और एकदम एक-एक प्रश्न को लेकर के आए हुए हैं और सारे प्रश्नों का व्याख्या के साथ देखेंगे, विस्तार से देखेंगे और बनाते हुए आगे बढ़ेंगे, है ना? तो चलिए सभी मित्रों को ज़रूर शेयर कर दीजिए और ओके आप सब एकदम लिख दीजिए। जब तक आप ओके नहीं लिखेंगे तो आवाज़ साफ-साफ जा रहा है, साफ-साफ आप देख पा रहे हैं, ओके लिख दीजिएगा। उसके बाद क्लास हम प्रारंभ करेंगे। जुड़ने वाले जितने भी हमारे मित्रगण हैं सभी को नमस्कार है, सभी को प्रणाम है। सुनील भैया जी, कल्याणी जी, गुंजा भारती जी, राजपूत एस जी, प्रज्ञा सिंह जी, मनीषा कुमारी जी, नीलेश राज जी, पूजा कुमारी जी, सुधा कुशवाहा जी, विक्की काजला जी, एनी आर्या जी, सोलू राजपूत जी, विभास बागवे जी, राजकमल जी, एस के राज जी, दीपक जी, सोनी जी, सभी को नमस्कार, सभी को प्रणाम। ओके है, चांदनी भारती जी, ओके, झंडा खड़ा है। चलिए तो ठीक है मेरे प्यारे साथियों, शुरू करते हैं हम आज का क्लास और देखते हैं आज का क्लास में जो है पहला सवाल क्या आता है आपके सामने में। तो सवाल नंबर है 51 है और बना दीजिए इस प्रश्नों को। सबसे पहले आप सब भी आंसर देते चलिए, उनके बाद हम तो आपके साथ ही यहाँ आंसर देते ही चलेंगे। प्रत्येक अंडाशय में एकल बीजांड वाले फूल आमतौर पर किसके द्वारा परागित होते हैं? यानी जो है एकल बीजांड वाले जो फूल है आमतौर पर जो परागित होते हैं वो किसके द्वारा होते हैं? तो ऑप्शन जो है वायु है, जल है, मधुमक्खी है, पक्षी है। तो आपका आंसर क्या होगा मेरे प्यारे साथियों? आंसर एकदम फटाफट लगाते चलिए आप सब। तो इसका जो आंसर हो जाएगा तो देखेंगे। सबसे पहले मेरे प्यारे साथियों हम इसका एक बार विस्तार से कुछ चीजों को लिख दें ताकि आप समझ में आ जाए, है ना? चलिएगा शुरू करते हैं। क्लियर है एकदम आप सभी के साथ? एकदम शुरू कर देते हैं मेरे प्यारे साथियों। अब परागकण के कारण दो प्रकार से होते हैं। एक मेरे प्यारे साथियों जैविक में होते हैं, जैविक कारक, यह कारक लिखना है, कारण लिखा गया, कारक परागण के कारक। एक होता है जैविक कारक, दूसरा होता है अजैविक कारक। देखिएगा अजैविक में आता है वायु और जल, और जैविक में आते हैं मेरे प्यारे साथियों पक्षी, मधुमक्खी, और आपका एक इसमें और आते हैं तितलियां आते हैं, जिसको आप तितली बोलते हैं, तितलियां लिख दीजिए। तितलियां आते हैं। यानी परागकण के जो कारण है वो जैविक और जैविक है, जिसमें अजैविक में वायु और जल आते हैं और जैविक में पक्षी, मधुमक्खी और तितलियां आते हैं। इनमें से आपका जो आंसर मांग रहा है कि प्रत्येक अंडाशय में एकल बीजांड वाले फूल आमतौर पर किसके द्वारा परागित होते हैं? तो मेरे प्यारे साथी ये अजैविक के कंडीशन में आते हैं और अजैविक में सामान्यतः जो परागण होता है वो वायु से होता है। तो आपका जो आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा? वायु हो जाएगा। तो लगा देंगे आंसर आप सब, वायु लगा देंगे। क्या लगा देंगे? वायु लगा देंगे। यानी परागकण में वायु परागकण सबसे सामान्य होता है, तो भैया वायु हमारा आंसर हो जाएगा। आप इसका आंसर लगा दीजिएगा वायु। ठीक है। अगला जो है संविधान सभा का पहला सत्र कब आयोजित किया गया था? देखिएगा कितना सुंदर प्रश्न है मेरे प्यारे साथियों। सवाल है संविधान सभा का पहला सत्र कब आयोजित किया गया था? तो आप सभी को पता है कि संविधान सभा का जो गठन हुआ था वो 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को हुआ था। 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को हुआ था। जिस दिन गठन हुआ था यानी मेरे प्यारे साथियों पहला सत्र उसी दिन आयोजित हो गया था। तो आपका जो आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा? 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को यानी कि पहला सत्र संविधान सभा का आयोजित किया गया था। और जब आयोजित किया गया था मेरे प्यारे साथियों, इसका जो अध्यक्ष थे कौन थे? अध्यक्ष बताएंगे इसका कौन थे? तो मेरे प्यारे साथियों इसका जो अध्यक्ष थे वो अस्थाई थे। कौन थे? अस्थाई अध्यक्ष थे। और अस्थाई अध्यक्ष में कौन थे? तो कहेंगे कि अस्थाई अध्यक्ष में सच्चिदानंद, सच्चिदानंद, सच्चिदानंद जी थे, सच्चिदानंद
सच्चिदानंद जी थे। सच्चिदानंद जी थे कौन? इनके अस्थायी अध्यक्ष थे। 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को संविधान सभा का क्या हुआ था? गठन हुआ था और उसी दिन पहला सत्र आयोजित किया गया था और उनकी अध्यक्षता जो किए थे वो कौन किए थे? सच्चिदानंद जी ने किए थे, है ना, सच्चिदानंद सिन्हा। चलिएगा, बिल्कुल एकदम आंसर सही है आप सबका, सच्चिदानंद सिन्हा लगा देंगे। और मेरे प्यारे साथियों, इसका पहला सत्र हुआ, यानी दूसरा सत्र भी पूछा जा सकता है कि दूसरा सत्र जो था वो 11 दिसंबर 1946 11 दिसंबर 1946 को आयोजित किया गया था। यानी कि 11 दिसंबर 1946 को दूसरा सत्र आयोजित किया गया था और उसके पहले यानी पहला सत्र 9 दिसंबर 1946 को आयोजित हो चुका था। ये जो है 11 दिसंबर 1946 ईस्वी को जो आयोजित किया गया था, इनके अध्यक्ष कौन थे? तो मेरे प्यारे साथियों, इनके जो अध्यक्ष थे वो हमारे कौन थे बताइएगा? आप सब आंसर फटाफट बताते चलिए, कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे। यानी कि ये, और ये कौन थे? अस्थाई अध्यक्ष थे। कौन थे? अस्थाई अध्यक्ष थे। कौन थे? अस्थाई अध्यक्ष थे। तो अस्थाई अध्यक्ष लगा देंगे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। क्या लगा देंगे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और अस्थाई अध्यक्ष पूछा जाएगा, सच्चिदानंद जी को लगाइएगा और कहेगा कि पहला सत्र कब आयोजित किया गया था? 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को आयोजित किया गया था। तो मेरे प्यारे साथियों, एक चीज हम यहाँ पे बताना चाहेंगे, ध्यान दीजिएगा। यानी कि इसमें अगर पूछा जा सकता है कि पहला अगर अध्यक्ष कौन थे तो सच्चिदानंद जी होंगे। अगर पूछा जाएगा पहला अस्थाई अध्यक्ष कौन थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी होंगे। और यहाँ पे पूछा जाएगा स्वतंत्र भारत के पहले संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे, है ना। यानी 1947 में हमारे देश आजाद हुए थे। तो मेरे प्यारे साथियों, स्वतंत्र भारत का पूछा जाएगा तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी लगा के चले आएंगे। यहाँ तक किसी को संविधान सभा का उद्देश्य क्या था? मेरे प्यारे साथियों, ये संविधान सभा का जब गठन किया गया था तो इसका उद्देश्य क्या था? संविधान सभा का उद्देश्य था यानी संविधान सभा का निर्माण करना। किसका निर्माण करना? उसका उद्देश्य था संविधान सभा का निर्माण करना। और आपको एक चीज और पता होगा मेरे प्यारे साथियों, 13 दिसंबर, ध्यान रखिएगा, हम सारी चीजों को क्लियर करते जा रहे हैं, सभी मित्रों को जरूर आप सब शेयर कीजिए। 13 दिसंबर 1946 ईस्वी को यानी कि पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा यानी उद्देश्य प्रस्ताव लाया गया था। क्या लाया गया था? उद्देश्य प्रस्ताव लाया गया था, पारित किया गया था। यानी कि 13 दिसंबर 1946 ईस्वी को जो है उद्देश्य प्रस्ताव यानी पेश किया गया था, लाया गया था, वो भी पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। 11 9 11 13 इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। 9 को यानी कि संविधान सभा का गठन हुआ था, पहला सत्र उसी दिन से शुरू हुआ था। दूसरा सत्र 11 दिसंबर 1946 को हुआ था। और मेरे प्यारे साथियों, उद्देश्य प्रस्ताव जो लाया गया था 13 दिसंबर 1946 ईस्वी को यानी पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा लाया गया था। चलिएगा, बहुत ही सुंदर। मेरे प्यारे साथियों, आगे बढ़े हैं प्रश्नों के साथ। हम एक चीज और पूछ लेते हैं कि संविधान सभा को निर्माण करने में कितना समय लगा था? यानी संविधान का जो निर्माण, सॉरी सभा कह दिए, संविधान का जो निर्माण करने में समय लगा था, कितना समय लगा था? तो आप सभी को पता है कि 2 वर्ष 11 महीना, 2 वर्ष 11 महीना और मेरे प्यारे साथियों कितना? 18 दिन लगा था। ये भी आप ध्यान रखिएगा। क्या करिएगा? ये भी आप ध्यान रखिएगा। 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन। चलिए मेरे प्यारे साथियों, अगले प्रश्नों की ओर। ये इंग्लिश का प्रश्न है मेरे प्यारे साथियों। इंग्लिश का प्रश्न हम स्किप कर देंगे। आप क्या होगा कि इंग्लिश पढ़ाने के लिए हम बहुत सारा चीज को देखना पड़ेगा। बाकी जब इंग्लिश आप 1 2 3 पूछता है, एंटो सैनो पूछता है, वो अपने से देख लीजिएगा। यहाँ पे कह रहा है क्या कि यहाँ पे भराया क्या जाएगा भैया? ये सेंटेंस पूरा आप पढ़िएगा, इनके सेंटेंस के बारे में जानिएगा, यानी तब जाकर के इसको भर पाइएगा। तो हम इसको स्किप कर दें, लेकिन मेरे प्यारे साथियों यहाँ जो भराया जाएगा इसको आप भर दीजिए, WOULD। ठीक है, इंग्लिश तो हम आपको पढ़ा नहीं रहे हैं, तो हम आपके सामने प्रश्न को भले रख दिए, किस प्रश्नों को बना लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नहीं तो कहिएगा इंग्लिश पढ़ाने के लिए हम पढ़ा देंगे मेरे प्यारे साथी, तो बहुत सारे उसमें चीजों को देखना पड़ेगा इंग्लिश पढ़ाने के लिए, इसलिए इंग्लिश हमने छोड़ दिए, है ना। कोई दिक्कत? इंग्लिश का क्लास हम किसी दूसरे टीचर से मैनुअल लिवा देंगे। चलिएगा, एक चुंबक 2 टुकड़ों में टूट जाता है, यदि इन दोनों टुकड़ों की एक दूसरे के करीब लाया जाए तो एक दूसरे को आकर्षित करेंगे, एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे, आकर्षित करेंगे या प्रतिकर्षित करेंगे, नो आकर्षित करेंगे, नो ही प्रतिकर्षित करेंगे। आखिर क्या इसमें आंसर आप लगाइएगा, फटाफट इसका आंसर बताइएगा मेरे प्यारे साथियों।
इसका आंसर फटाफट बताइएगा। संगीता पंडित जी गुड इवनिंग, कैसे हैं आप? एकदम देखिएगा मेरे प्यारे साथी, एक चुंबक दो टुकड़ों में टूट जाता है। यदि इन दोनों टुकड़ों को एक दूसरे के करीब लाया जाता है तो वे क्या होंगे? एक दूसरे को आकर्षित करेंगे, एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे। आकर्षित करेंगे या प्रतिकर्षित करेंगे? नो आकर्षित होगा, नो ही प्रतिकर्षित। क्या आंसर लगाइएगा आप इसका? तो चलिए मेरे प्यारे साथी बताते हैं कि आप जानते हैं कि एक चुंबक का टुकड़ा अगर मान लीजिए इस प्रकार से बना दे रहे हैं हम, चुंबक का ये टुकड़ा है, ठीक है, ये चुंबक का क्या है? टुकड़ा है मेरे प्यारे साथियों। तो इसमें एक होता है साउथ पोल, दूसरा होता है नॉर्थ पोल, है ना? और आप देखते हैं कि चुंबक का सबसे अधिक जो है प्रभाव रहता है उनके छोरों पर होता है। इस छोरों पर भी होता है और इस छोरों पर होता है। और इसका प्रभाव जो है मध्य में क्या होता है? सबसे कम होता है। सबसे कम चुंबक तो जो पाया जाता है वो मध्य में पाया जाता है। तो मेरे प्यारे साथियों अगर ये टूट जाएगा तो एक टुकड़ा इधर निर्माण हो जाएगा और एक टुकड़ा इधर निर्माण हो जाएगा। जैसे ये दो टुकड़े में अगर कन्वर्ट होगा ना, जैसे दो टुकड़े में कन्वर्ट होगा तो यहाँ भी एक छोर इधर बना लेगा, एक छोर इधर बना लेगा, एक छोर इधर बना लेगा, एक छोर इधर बना लेगा। तो ये मेरे प्यारे साथियों फिर इसके बीच में कम पड़ जाएगा और दोनों पोल की तरफ क्या हो जाएगा? यानी उसका चुंबक तो मजबूत हो जाएगा, अधिक हो जाएगा। यानी कि पोल के जो सिरा होता है वहाँ पे चुंबक का प्रभाव सबसे अधिक होता है। ये बात आप जानते भी होंगे। और मेरे प्यारे साथियों आप जानते हैं अगर ये साउथ और नॉर्थ यानी कि अलग-अलग पोल है तो एक दूसरे को आकर्षित करेगा। कभी-कभी आप देखते हैं चुंबक बचपन में करते थे कि दो चुंबक को सटाते थे तो दोनों चुंबक क्या करता था? विस्थापित कर देता था। दाब के सटाना पड़ता था लेकिन एक दूसरे को धकेलता था, सटना नहीं चाहता था। और क्या करते थे जब पलट के इसको सटाते थे तो एक दोनों सट जाता था। तो क्या करते अलग-अलग अगर ध्रुव का पोल लगा रहे तो सट जाएगा और सेम रहेगा तो भैया नहीं सटेगा। इसका मतलब है जब एक दूसरे टूट जाएगा तो अलग-अलग दो हो जाएगा। दो हो जाएगा अगर समान रहेगा तो सटेगा और असमान रहेगा, समान रहेगा तो सटेगा नहीं, असमान रहेगा तो सटेगा। ये कहने का अर्थ है। तो इसका मतलब आकर्षित करेंगे या प्रतिकर्षित करेंगे? ये आंसर हो जाएगा तीसरा नंबर कि समान रहेगा तो प्रतिकर्षित करेंगे, असमान रहेगा तो आकर्षित करेंगे, यानी दोनों घटना घटेंगे। तो आप आंसर लगा देंगे कितना नंबर पे मेरे प्यारे साथियों? तीसरा नंबर पे लगा देंगे। क्लियर है? चुंबक की शक्ति ध्रुव पर सर्वाधिक होती है। क्या होती है? सर्वाधिक होती है तथा बीच में कमजोर होती है। और जब समान ध्रुव रहेगा तो इसका मतलब भैया प्रतिकर्षित होगा और असमान अलग-अलग ध्रुव रहेगा तो क्या करेंगे? आकर्षित करेंगे। क्लियर है? चलिएगा आगे बढ़ते हैं मेरे प्यारे साथियों। जरूर आप सब लाइक कर दीजिए, सभी मित्रों तक पहुंचा दीजिए। सत्य शोधक समाज में संगठित किया। बिहार में आदिवासियों के उन्नयन का एक आंदोलन, गुजरात में मंदिर प्रवेश का एक आंदोलन, महाराष्ट्र में एक जाति विरोधी आंदोलन, पंजाब में किसान आंदोलन। आखिर इसका आंसर आप क्या लगाएंगे? लगा दीजिए आंसर मेरे प्यारे साथियों। इसका आंसर क्या लगाएंगे आप? सत्यशोधक समाज ने संगठित किया। क्या क्या पता है? तो मेरे प्यारे साथियों आंसर इसका हो जाएगा महाराष्ट्र में एक जाति विरोधी आंदोलन। यानी कि संगठित क्या किया? महाराष्ट्र में एक जाति विरोधी आंदोलन जो है वो सत्यशोधक समाज ने संगठित किया। क्लियर है? तो भैया क्या किया? महाराष्ट्र में एक जाति विरोधी आंदोलन। आंसर हो गया। अब सत्यशोधक समाज के बारे में अगर जान रहे हैं तो कुछ जरूर जानिएगा मेरे प्यारे साथियों। सत्यशोधक समाज की स्थापना कब हुआ था? ये देखिएगा पूछा जाएगा तो आप क्या बनाएंगे बताइए? इसकी स्थापना कब हुई थी मेरे प्यारे साथियों? सत्यशोधक समाज की स्थापना कब हुई थी? तो कहेंगे सर 24 सितंबर 1873, यानी कि 24 सितंबर 1873 ईस्वी में इसकी स्थापना हुई थी सत्यशोधक समाज की। अब यहाँ पे मेरे प्यारे साथियों पूछेंगे किसने किया था? इसका संस्थापक कौन था? इनका संस्थापक आप सब बताइए फटाफट, संस्थापक क्या होगा? संस्थापक बता दीजिए मेरे प्यारे साथियों, संस्थापक कौन थे? सत्यशोधक समाज के संस्थापक कौन थे? बताइएगा। तो कहेंगे ज्योतिबा फुले। क्या थे? ज्योतिबा फुले थे। ज्योतिबा राव फुल्ले थे। ज्योतिबा फुल्ले थे, है ना? सत्यशोधक समाज के स्थापना यानी संस्थापक कौन थे? ज्योतिबा फुल्ले थे। चलिए अगर मेरे प्यार से तो स्थान ये कहाँ था? तो कहेंगे स्थान कहाँ था? देखिए लिखने में परेशानी क्या हो रहा है भाई। स्थान कहाँ था? तो बताइए स्थान कहाँ था? तो स्थान बताएंगे पुणे महाराष्ट्र था। कहाँ था? पुणे महाराष्ट्र था। तो भैया ये सब आप सब जरूर एकदम याद ही कर लीजिएगा, पक्का ध्यान रखिएगा, ये पुणे महाराष्ट्र था।
चलिए, उद्देश्य इसका क्या था, कोई बता सकेंगे इसका उद्देश्य क्या था? तो कहेंगे निम्न जातियों को उनके शोषण उत्पीड़न से मुक्त करना, यानी कि जो निम्न जाति के लोग थे उसके शोषण से उसको मुक्त करना था, उसको बचाना था। इसीलिए महाराष्ट्र में एक जाति विरोधी आंदोलन यानी थे जो संगठित किया उस सत्शोधक समाज ने। समझ रहे बात को? चलिए आगे बढ़ते हैं मेरे प्यारे साथियों। अगला जो प्रश्न है क्या है, खरीफ फसल देश के विभिन्न हिस्सों में मानसून की शुरुआत के साथ उगाई जाती है एवं उन्हें डैश में काटा जाता है। बताइए खरीफ, इसका कहने का अर्थ साफ साफ है, खरीफ फसल को कब काटा जाता है? बताइए आप सब आंसर, खरीफ फसल को कब काटा जाता है मेरे प्यारे साथियों? खरीफ फसल को कब काटा जाता है? चलिए आंसर बता देंगे, खरीफ फसल को कब काटा जाता है। तो मेरे प्यारे साथी इसका पूरे एक डाटा लिख दें, कहेंगे सर आप सभी इसका स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा। फसल कितने प्रकार के होते हैं? तो एकदम कहेंगे मेरे प्यारे साथियों 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। हम एक छोटा सा डाटा आपको देना चाह रहे हैं। हम आंसर लगवा सकते थे, एक बार में आंसर लगा के आप आगे बढ़ जाते, लेकिन नहीं मेरे प्यारे साथियों, एक चीज जरूर ये बात जानिएगा कि जब डाटा आपके पास रहेगा तो माइंड में आपका कॉन्सेप्ट एकदम फटाफट रहेगा। तो चलिए बात करते हैं कि भैया एक हमारा कौन सा फसल है, तो पहला रबी फसल दे दीजिए, 1 नंबर पे रबी फसल दे दीजिए। दूसरा नंबर पे आप कौन सा फसल लिख दीजिए? खरीफ फसल लिख दीजिए। कौन सा फसल? अब बताइए तीसरा कौन सा फसल होता है मेरे प्यारे साथी? पहला रबी फसल, दूसरा खरीफ फसल, तीसरा जो होता है वो जायद फसल होता है। क्या होता है? जायद फसल होता है। यानी फसल 3 प्रकार के होते हैं। क्या होते हैं? फसल कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। बिल्कुल सही है। तो मेरे प्यारे साथियों एक रोपा कब जाता है? रोपड़ लिख देते हैं। रोपा कब जाता है? तो रबी फसल कब रोपा जाता है? खरीफ फसल कब रोपा जाता है? जायद फसल कब रोपा जाता है? तो कहेंगे भैया तो हमारा जो रबी फसल है वो रोपा जाता है मार्च अप्रैल में। क्या रोपा जाता है इसको? मार्च अप्रैल में इसको रोपा जाता है मेरे प्यारे साथियों। मार्च और अप्रैल में इसको रोपा जाता है। ठीक है, चलिए अब देखिएगा खरीफ फसल को कब रोपा जाता है? तो कहेंगे सर खरीफ फसल रोपा जाता है सितंबर अक्टूबर में। कब रोपा जाता है? सितंबर अक्टूबर में रोपा जाता है। सितंबर लिख देते हैं शॉर्ट में, सितंबर टू अक्टूबर में इसको रोपा जाता है। अब मेरे प्यारे साथी जायद फसल कब रोपा जाता है? बताइए जायद फसल बताइए कब रोपा जाता है? तो कहेंगे सर जायद फसल मार्च में रोपा जाता है। मार्च लगा दीजिए। ठीक है, चलिए क्लियर है? बहुत ही सुंदर मेरे प्यारे साथियों, आप सभी मित्रों को जरूर शेयर कर दीजिए। अगर हम बात करें मेरे प्यारे से इसकी कटाई कब होती है, जो क्वेश्चन भी है कटाई कब होती है, तो कटाई पर आंसर बताइए कि रबी फसल को कब काटते हैं? तो कहेंगे सर ओ हो, एक चीज ध्यान रखिएगा मेरे प्यारे साथियों, ये हम रबी फसल काटने वाला डेट लिख दिए, क्षमा चाहेंगे यहाँ पे। आप सब थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, ये वाला जो रोपड़ वाला था हम ये सितंबर अक्टूबर यहाँ होगा, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। अरे ठीक है मेरे प्यारे साथियों, रोपड़ इसका जो है सितंबर अक्टूबर होगा और इसका कटाई होगा मार्च अप्रैल। मार्च अप्रैल में इसका क्या होगा? कटाई होगा। ठीक है, और उसके बाद यानी कि खरीफ फसल का जो क्या कहते हैं रोपाई होगा वो, अरे सब क्या बताऊं, क्षमा चाहेंगे मेरे प्यारे साथियों, डाटा हम उल्टा लिख दिए हैं। डाटा हम उल्टा लिख दिए हैं, क्षमा चाहेंगे आप सभी से, हमारा डाटा उल्टा लिखा गया। यानी इसका जो रोपड़ होता है जून जुलाई में होता है। हम रुकिए एक सेकेंड, क्षमा चाहेंगे मेरे प्यारे साथियों, डाटा इसका उल्टा लिख दिए। यानी खरीफ फसल का जो रोपाई होता है वो होता है जून जुलाई में और कटाई जो इसका होता है सितंबर अक्टूबर में। और उसके बाद जायद फसल का रोपाई जो होता है वो मार्च में होता है, कटाई जो इसका होता है जून में होता है। जून में होता है। आप एक बार डाटा जरूर इसका कर लीजिएगा, समझिएगा मेरे प्यारे से। तो रबी फसल, खरीफ फसल, जायद फसल 3 प्रकार के फसल हैं। रबी फसल को हम सितंबर और अक्टूबर में बोते हैं और खरीफ फसल को हम जून और जुलाई में बोते हैं और जायद फसल को हम मार्च में बोते हैं, जिसको आप गर्मा भी कह सकते हैं उधर। भैया कटाई जो होता है मार्च और अप्रैल में हम काटते हैं, यानी मार्च अप्रैल काटने का मतलब जो रबी फसल हम सितंबर अक्टूबर में बोते हैं मार्च अप्रैल में काट लेते हैं, और खरीफ फसल को जो जून जुलाई में बोते हैं, यानी अभी धान बो रहे हैं आप, तो धान को सितंबर अक्टूबर में काट लिया जाता है दुर्गा पूजा के आसपास ना। तो मेरे प्यारे साथियों जायद फसल जो है उसको जून में काट लिया जाता है। क्लियर है? चलिए बहुत ही सुंदर मेरे प्यारे साथियों,
अब यहाँ पे बात करेंगे कि रबी फसल में कौन-कौन आते हैं, तो आप सब नोट कर लीजिएगा। अगर रबी फसल की बात करें, रबी फसल में मेरे प्यारे साथियों आते हैं, गेहूँ आते हैं, चना आते हैं, राई आते हैं, सरसों आते हैं, मटर आते हैं, आलू आते हैं, यानी ये रबी फसल में आते हैं। खरीफ फसल में जो आते हैं, धान आते हैं, मक्का आते हैं, ज्वार आते हैं, बाजरा आते हैं, कपास आते हैं। जायद फसल में आप जानते हैं, तरबूजा आते हैं, खीरा आते हैं, ककड़ी आते हैं और टमाटर, दाल और कहते हैं हरी सब्जी, सारे के सारे कौन आते हैं, वो जायद फसल में आते हैं। तो सबको पता है कि रबी फसल को कब हम रोपाई करते हैं, सितंबर अक्टूबर में, उसका कटाई कब करते हैं, मार्च अप्रैल में। खरीफ फसल को कब रोपते हैं, जून और जुलाई में रोपते हैं, और मेरे प्यारे से कटाई कब होता है, सितंबर अक्टूबर में। और जायद फसल को हम मार्च में रोपते हैं, कटाई कब कर लेते हैं, उसका जून में कर लेते हैं, है ना। चलिए, क्लियर हो गया, किसी को कोई दिक्कत? चलिए, लिख के बताइए, क्या लिख के बताएं, ये रबी फसल। तो रबी फसल में आप सब लिख लीजिए मेरे प्यारे साथियों, आप सब लिख सकते थे। मेन इसका देखिएगा गेहूं, चलिए हम लिख देते हैं गेहूं। नहीं लिख पाते आप सब लिख लेते, चना लिख लीजिए, गेहूं चना। राई लिख लीजिए, राई भी जो है आपका क्या है, यानी कि फसल जो है रबी फसल है। उसके बाद सरसों लिख लीजिए, सरसों जो हो गया आपका, यानी रबी फसल हो गया। मटर जो है रबी फसल हो गया। आलू जो है आपका रबी फसल हो गया। इसको आप लिख सकते हैं ना। और उसके बाद मेरे प्यारे साथियों, धान जो हो गया, यानी धान आपका जो हो गया वो खरीफ फसल हो गया। मक्का, ज्वार, बाजरा जो है, मक्का भी जो है आपका क्या हो गया, खरीफ फसल हो गया। ज्वार भी जो है आपका क्या है, खरीफ फसल हो गया। बाजरा भी जो है आपका क्या है, बाजरा खरीफ फसल है। उसके बाद इसमें तरबूज जानते ही हैं मेरे प्यारे साथियों, तरबूज हो गया। ये तरबूज, खरबूज, ये जितना भी है आपका खरबूज, ये सारे के सारे मेरे प्यारे साथियों क्या है, जायद फसल है। क्या है, जायद फसल है। खीरा, ककड़ी सब लिख सकते हैं इसमें, खीरा, ककड़ी सब लिख सकते हैं मेरे प्यारे साथियों। खीरा भी है क्या है, ककड़ी भी क्या है, ये सब जायद फसल है। ठीक है, चलिए, सारे का सारे लिखना नहीं है हमको, सारे का सारे मेरे प्यारे साथियों उतना नहीं, आप नोट रखिएगा, हम जब बोलेंगे लिख लीजिएगा आप। क्या है, खरीफ फसल देश के विभिन्न हिस्सों में मानसून की शुरुआत के साथ उगाई जाती है। यानी खरीफ फसल जो मानसून के साथ उगाई जाती है मेरे प्यारे साथियों, देख रहे हैं जून जुलाई अगस्त में मानसून प्रवेश करता, धान रोपाई शुरू हो जाता है। और कहता है उसको काटा कब जाता है, तो सितंबर अक्टूबर में काटा जाता है। आंसर लगा देंगे इसका कितना नंबर, बी नंबर आंसर लगा देंगे। हाँ बिल्कुल, चलिएगा लगा दीजिएगा मेरे प्यारे साथियों एकदम। आंसर क्या करेंगे, 56 का बी लगा देंगे, 56 का क्या लगा देंगे, बी लगा देंगे। आगे बढ़ते हैं, अगला जो प्रश्न है मेरे प्यारे साथियों सामने है, आपके स्क्रीन पे है, देखिएगा क्या कहता है प्रश्न, ध्यान देंगे। मोर मुगगांव बंदरगाह किस राज्य में स्थित है, ये बंदरगाह से है भैया। मोर मुगांव बंदरगाह किस राज्य में है बताइए। आपका आंसर, आपका दो क्वेश्चन एक साथ है, 57 नंबर 58 नंबर पहला और 57 नंबर का आंसर दीजिएगा। मोर मुगगांव, मुगांव है ना, मोर मुगांव बंदरगाह किस राज्य में स्थित है, गोवा, गुजरात, उड़ीसा, कर्नाटक, बताइए किस राज्य में है मेरे प्यारे साथियों। तो कहेंगे, देखिएगा मोर मुगांव, यानी यहाँ पे छिपा हुआ है गोवा, देखिएगा है ना, गोवा यानी गाओ, ठीक है, गाओ तो मतलब गोवा में है, तो आंसर लगा दीजिए आप गोवा में। ठीक है, चलिएगा आंसर क्या लगा देंगे, गोवा, बिल्कुल सही आंसर है मेरे प्यारे साथियों जो लगा रहे हैं, मोर मुगाओ गोवा में है। आप बताइएगा मेरे प्यारे साथियों, कलकत्ता बंदरगाह कहाँ है, तो कहेंगे सर पश्चिम बंगाल में बंदरगाह, कुछ लिख देते हैं, आप सब भी ध्यान रखिएगा, पूछा जाएगा कि कोलकाता बंदरगाह कहाँ है, कोलकाता, ठीक है, कोलकाता बंदरगाह कहाँ है, तो कहेंगे वेस्ट बंगाल में है, पश्चिम बंगाल में, लिख देते हैं पश्चिम बंगाल में है। तो आप सब भी भैया इसको उतार लीजिए, पश्चिम बंगाल, ठीक है, पश्चिम बंगाल में है। कहेगा चेन्नई बंदरगाह कहाँ है, तो बताएंगे कहाँ पे है, तमिलनाडु में है, लिख लीजिए चेन्नई बंदरगाह। अगर आप लिखने कहते हैं लिख लेंगे, तो भैया चेन्नई बंदरगाह आप सब भी लिख लीजिए कहाँ है, तमिलनाडु में है, तो तमिलनाडु आपका आंसर हो जाएगा, तमिलनाडु लिख लीजिए आप। चेन्नई बंदरगाह तमिलनाडु में है, जो आप जानते भी है। अगर पूछा जाएगा कोची बंदरगाह कहाँ है, तो क्या बताएंगे आप, कोची बंदरगाह कहाँ है, तो कहेंगे सर कोची बंदरगाह हमारे केरल राज्य में है, केरल लगा दीजिए, है ना। चलिए, और उसके बाद विशाखापट्टनम बंदरगाह कहाँ है, विशाखापट्टनम बंदरगाह कहाँ है, विशाखापट्टनम,
पतनम बंदरगाह कहाँ है? तो कहेंगे आंध्र प्रदेश में है। एपी डबल एपी लिख दीजिए, आंध्र प्रदेश में है, आंध्र प्रदेश में है ना। चलिए आंध्र प्रदेश में है। पारादीप बंदरगाह कहाँ है? तो मेरे प्यारे साथी पारादीप बंदरगाह जो है, पारादीप पारादीप जो बंदरगाह है उड़ीसा में है, उड़ीसा में है, उड़ीसा में है, उड़ीसा में है। उड़ीसा जिसको कहते हैं आप, उड़ीसा में है। तूतीकोरिन बंदरगाह कहाँ है? तूतीकोरिन बंदरगाह कहाँ है? तो बताइए तूतीकोरिन मेरे प्यारे साथी, तूतीकोरिन बंदरगाह कहाँ है? चलिए तूतीकोरिन बंदरगाह आप सब फटाफट बताइए। तो कहेंगे सर तमिलनाडु में है। तूतीकोरिन बंदरगाह कहाँ है? तमिलनाडु में है। तूतीकोरिन बंदरगाह तमिलनाडु में है। उसी प्रकार आप देखें मोरमुगांव बंदरगाह कहाँ है? तो आप गोवा मार ही दिए। उसके बाद आपसे पूछेगा कांडाला बंदरगाह कहाँ है? पूछ सकता भैया कांडाला कहाँ, बताइए फटाफट कांडाला बंदरगाह कहाँ है? तो कहेंगे सर कांडाला बंदरगाह जो है गुजरात में। कहाँ है? कांडाला बंदरगाह गुजरात में है। याद रहेंगे मेरे प्यारे साथियों, कांडाला बंदरगाह कहाँ है? गुजरात में है। और एन्नोर बंदरगाह कहाँ है? तमिलनाडु में है। एन्नोर बंदरगाह कहाँ है? लिख लीजिएगा तमिलनाडु में है। एन्नोर बंदरगाह कहाँ है? तमिलनाडु में है। और आप नन्हा सोहा बंदरगाह पूछेगा तो महाराष्ट्र लगा दीजिएगा। नन्हा सोहा बंदरगाह पूछेगा तो महाराष्ट्र लगा दीजिएगा। तो मेरे प्यारे साथी ये 59 नंबर है। ये कह रहा है कि सेंटेंस डायरेक्ट स्पीच एंड नरेशन जिसको आप बोलते हैं वहाँ बना सकते हैं आप। इसका आंसर आप हम लगा दें तो कहेंगे यस सर लगा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो 59 का एकदम कर दीजिए मेरे प्यारे साथियों, बना के देख लीजिएगा आप। इसमें रूल बहुत बताना होगा मेरे प्यारे साथियों, तो इसीलिए इसको स्किप करते हैं। चलिए अगला जो प्रश्न है ये भी इंग्लिश 60 नंबर था। इसमें क्या कह रहा था? आइडम एंड फ्रेज है मेरे प्यारे साथियों। इसमें कह रहा लाइफ टॉकिंग टू ए ब्रिक वेल। वाह बहुत ही सुंदर है। बताइए इसका आंसर क्या लगा सकते हैं आप? तो भैया इसका आंसर लगा सकते हैं आप सी नंबर। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्या है? बिहार के निम्नलिखित में से किस जिले ने अपने कुछ क्षेत्रों को पश्चिम बंगाल में हस्तांतरित कर दिया? यानी बिहार के निम्नलिखित में से किस जिले ने अपने कुछ क्षेत्रों को यानी कुछ एरिया को क्या कर दिया? पश्चिम बंगाल में हस्तांतरित कर दिया। क्या कर दिया? 58 का क्या बताए भैया? गोवा तो 58, वो 58 छोड़ दिए थे, क्षमा चाहेंगे 58 छोड़ दिए थे। 58 एक साथ प्रश्न था, छोड़ दिए थे। तो लगाएंगे 58 का सी लगाएंगे। बंगाल का अंतिम गवर्नर जो जनरल था वो विलियम बेंटिंक था। क्या था? यानी कि बंगाल का जो अंतिम गवर्नर जनरल था वो विलियम बेंटिंक था। कौन था? विलियम बेंटिंक था। तो आप सब आंसर क्या लगा देंगे? विलियम बेंटिंक लगा देंगे। तो मेरे प्यारे साथी विलियम बेंटिंक का जो कार्यकाल रहा था बंगाल के गवर्नर जनरल के रूप में कब तक? 1828 से 33 यानी कि 28 से 33 तक रहा था। और भारत के गवर्नर जनरल जो रहा था वो 1833 से 35 तक रहा था। यानी कह रहा बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल विलियम बेंटिंक था। कितने से कितने ईस्वी तक? तो कहेंगे सर 1828 से लेकर के 33 तक था। ये बंगाल के अंतिम गवर्नर जनरल था। और भारत के ये गवर्नर जनरल रहा है वो रहा है 1833 से लेकर के 35 तक रहा है। ये भारत के गवर्नर जनरल कौन? विलियम बेंटिंक रहा है। चलिए बहुत ही सुंदर आंसर है। और आप पता है मेरे प्यारे साथियों यानी भारत में जो सती प्रथा का अंत किया था वो किस गवर्नर जनरल के समय हुआ था? समाप्त किया था? तो कहेंगे कि विलियम बेंटिंक के समय ही सती प्रथा का यानी कि अंत हुआ था, यानी समाप्त कर दिया गया। और 1835 में अंग्रेजी शिक्षा अधिनियम जो पारित हुआ था वो लॉर्ड विलियम बेंटिंक के समय ही पारित हुआ। 1835 ईस्वी में अंग्रेजी शिक्षा अधिनियम जो पारित हुआ था वो हुआ था लॉर्ड विलियम बेंटिंक के समय ही। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे देख लिए थे दोनों प्रश्न को। अगला जो प्रश्न है मेरे प्यारे साथियों वो 61 नंबर प्रश्न है। और 61 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है? ध्यान देंगे। यहाँ पे कह रहा है कि मेरे प्यारे साथियों बिहार के निम्नलिखित में से किस जिले ने अपने कुछ क्षेत्रों को पश्चिम बंगाल में हस्तांतरित कर दिया? जमशेदपुर, भागलपुर और समस्तीपुर, पूर्णिया और मानभूम, राजगीर। बताइएगा। तो मेरे प्यारे साथियों राज्य पुनर्गठन आयोग 1956 के अंतर्गत 1 नवंबर को यानी कि पूर्णिया और मानभूम को यानी कि बंगाल में पश्चिम बंगाल में हस्तांतरित कर दिया था। पूरा पूर्णिया ना पढ़ लीजिएगा, यानी पूर्णिया के कुछ क्षेत्रों को और मानभूम के कुछ क्षेत्रों को। और राज्य पुनर्गठन आयोग जो था यानी अधिनियम जो पारित हुआ था 1956 में उसी के अंतर्गत 1 नवंबर को यानी कि कुछ क्षेत्र को बंगाल में हस्तांतरित कर दिया। तो आंसर जो हो जाएगा पूर्णिया
दुनिया और मानभूम हो जाएगा, है ना? चलिएगा मेरे प्यारे साथियों, सभी मित्रों को जरूर शेयर कीजिए। निम्नलिखित में से किस राज्य में जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान स्थित है? मध्य प्रदेश, उत्तराखंड, कर्नाटक, झारखंड। इसका आंसर एकदम आप सब जरूर लगाइएगा। तो मेरे प्यारे साथियों, क्या लिखा है आपका प्रश्न में कि जाकर के निम्नलिखित में से किस राज्य में जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान स्थित है? तो आंसर क्या लगा देंगे आप कि उत्तराखंड में ना, उत्तराखंड में ही क्या है, जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। कहाँ है? उत्तराखंड में है। बिल्कुल सही आंसर है मेरे प्यारे साथियों। हम पूछें कि पलामू जो है राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, अगर हम आपसे पूछें पलामू राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, तो मेरे प्यारे साथियों इसका आंसर आप सब क्या बताएंगे? पलामू राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, क्या बताएंगे? बताइए, पलामू जो है कहाँ है? पलामू राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है बताइएगा? झारखंड, बिल्कुल सही है। अगर पूछेंगे कि दालमा कहाँ है भैया, दालमा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, तो फटाफट बताइए दालमा कहाँ है। अगर पूछेंगे हजारीबाग कहाँ है, हजारीबाग, हजारीबाग कहाँ है, तो कहेंगे सर झारखंड में है। यानी कि पलामू, दालमा, हजारीबाग, ये तीनों जो है राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? वो झारखंड में है। कहाँ है? झारखंड में है। तो आप सभी को याद रहेगा, बिल्कुल मेरे प्यारे साथियों, पलामू, दालमा, हजारीबाग जो राष्ट्रीय उद्यान है वो झारखंड में है। आप सब एकदम नोट करते जाइएगा अगर करना चाहेंगे। अगर मेरे प्यारे साथियों हम आपसे पूछे गिर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, तो क्या बताएंगे? गिर हो गया, नल सरोवर हो गया, ये दोनों पूछा जाता है। नल सरोवर हो गया, गिर नल सरोवर राष्ट्रीय उद्यान जो है कहाँ है? गिर और नल सरोवर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? गुजरात में है। कहाँ है? गुजरात में है। तो याद रखिएगा मेरे प्यारे साथियों, गिर से गुजरात, गिर से गुजरात, नल सरोवर कहाँ है? गुजरात में है। यानी ये दोनों राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? गुजरात में है। एकदम क्लियर है? किसी को कोई दिक्कत, किसी को कोई परेशानी मेरे प्यारे साथियों? यहाँ तक आगे अगर हम पूछें कुछ ऐसे राष्ट्रीय उद्यान जो आप बताना चाहेंगे, पूछेंगे कि दुधवा, देखिएगा दुधवा, यानी दुधवा पूछे मेरे प्यारे साथियों, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, तो आप बताइए दुधवा हो या चंद्रप्रभा हो, दोनों पूछा जाता है, दुधवा हो या चंद्रप्रभा हो, चंद्रप्रभा हो। तो दुधवा और चंद्रप्रभा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, तो बताएंगे मेरे प्यारे साथियों यूपी में है, यानी उत्तर प्रदेश में है। कहाँ है? उत्तर प्रदेश में। दुधवा और चंद्रप्रभा यूपी में है, उत्तर प्रदेश में है। अगर मेरे प्यारे साथियों पूछे बांदीपुर, देखिएगा बहुत ही सुंदर है, बांदीपुर पूछे, बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? ये भद्रा पूछे, भद्रा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तो मेरे प्यारे साथी बहुत ऐसे नाम है जो आपको याद रखना है, बांदीपुर, भाद्रा, नागरहोल, नागरहोल ये पूछा जाता है नागरहोल के बारे में, नागरहोल, ये सारे राष्ट्रीय उद्यान कहाँ हैं मेरे प्यारे साथियों? बांदीपुर, भादरा, नागरहोल या तुंगभद्रा भी आप बोल सकते हैं, तुंगभद्रा भी कहाँ है? तुंगभद्रा से तो आप सबको याद आ गया होगा कि ये नदी भी पड़ते हैं मेरे प्यारे साथियों। तुंगभद्रा कहाँ है? तो कहेंगे ये सारे का सारे जो है कर्नाटक में है। कहाँ है? कर्नाटक में है। कहाँ है? कर्नाटक में है। बांदीपुर, भादरा, नागरहोल, तुंगभद्रा सारे का सारे राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? कर्नाटक में है। तो भैया यहाँ पे कर्नाटक लगा के आप आ सकते हैं। चलिए अगर पूछा जाए कि मानस और काजीरंगा, देखिएगा मानस, हम आपसे पूछें कि मानस राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है या काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, तो क्या बताएंगे मेरे प्यारे साथियों? मानस और काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, तो कहेंगे असम में है। कहाँ है? असम में है। यानी मानस और काजीरंगा जो राष्ट्रीय उद्यान है कहाँ है? असम में है। कहाँ है? असम में है। चलिए एकदम फटाफट लगा दीजिए, चिंपैंजी में निम्नलिखित में से कितने गुणसूत्र पाए जाते हैं भैया, जिसको आप कहते हैं क्रोमोसोम? मजा आ रहा है कि मेरे प्यारे साथियों? अगर मजा आ रहा है तो लाइक ठोक दो, आप सब लाइक नहीं किए हैं। कहते हैं ना मेरे प्यारे साथियों, पहली बार हम बिहार पुलिस आपके साथ लेकर के आए हैं और गारंटी देते हैं 30 सेट करा देंगे, रिजल्ट एकदम फेक करके आइएगा। 1% आपको जो भैया कंफ्यूजन की शिकार नहीं रहेंगे, लेकिन ठोक दीजिए लाइक आप सब। चिंपैंजी में कितने गुणसूत्र पाए जाते हैं? तो
मेरे प्यारे साथियों फटाफट बताएंगे कि चिंपैंजी में जो है 48 गुणसूत्र पाए जाते हैं, यानी 24 जोड़ा 24 दूनी 48 की संख्या में पाए जाते हैं। अगर मनुष्य में पूछा जाता है तो कितना गुणसूत्र होते हैं, 46 होते हैं, जो 23 जोड़े होते हैं। कितना मेरे प्यारे साथियों, 23 जोड़े यानी 46 होते हैं। तो हम बात करें मेरे प्यारे साथियों 42 और 44 किसका होता है, तो कहेंगे सर 42 जो होता है गेहूं का होता है, 44 किसका होता है, खरगोश का होता है। इसका क्या होता है, 42 मेरे प्यारे साथियों किसका होता है, गेहूं का होता है, और 44 किसका होता है, तो खरगोश का होता है। किसका होता है, खरगोश का होता है ना। तो मेरे प्यारे साथियों खरगोश का होता है, और आपका जा करके 44 और 42 जो होता है किनका होता है, गेहूं का होता है। चलिए फटाफट मेरे प्यारे साथियों लगा दीजिए। अगर इसमें हम कुछ चीजों को लिखा दें तो चलेगा, बिल्कुल लिखा दे रहे हैं मेरे प्यारे साथियों, ध्यान रखिएगा। पहला एकदम आप सब जरूर नोट कर लीजिएगा, यानी पूछेंगे मक्खी में कितना होता है मेरे प्यारे साथियों। मक्खी तो नाम आप सुने हैं ना, तो मक्खी मक्खी देखिएगा, मक्खी बताइए कितना होता है, आप सब फटाफट बताइए। दूसरा हम लिख दे रहे हैं मक्खी में, आप सब कमेंट करके बताइए। प्याज में कितना होता है मेरे प्यारे साथियों, बताइएगा प्याज, प्याज में कितने होते हैं ये भी बताइए आप सब। तीसरा नंबर आपको बताइए मक्का में कितना होता है, बताएंगे मक्का में कितना होता है, मक्का, मक्का में कितना होता है, मक्का भी बताइए। चौथा बताइए टमाटर में कितने होते हैं मेरे प्यारे साथियों, टमाटर में कितने होते हैं। पांचवा आपको बतानी है टमाटर में कितने होते हैं। मेढक में कितने होते हैं, मेढक बताइएगा कितने होते हैं, मेढक 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 में कितने होते हैं मेरे प्यारे साथियों। उसके बाद आपको छठा जो बतानी है, क्या बतानी है, बिल्ली बता दो भैया कितने होते हैं, बिल्ली कितने होते हैं, बिल्ली, बिल्ली कितने होते हैं ये बता दो भाई, बिल्ली कितने होते हैं। और सातवां आपको बता देना है चूहा कितने होते हैं भैया, चूहा कितने होते हैं, चूहा कितने होते हैं। ठीक है, एकदम फटाफट बताइए आप सब। बिल्ली 38 बिल्कुल सही आंसर जा रहा है भैया, चूहा। गेहूं तो आपको बता ही दिए, खरगोश तो बता दिए, मनुष्य बता दिए। तंबाकू आलू जो है चिंपैंजी, यहाँ पे जो है तंबाकू जो है आलू है, और मेरे प्यारे साथियों चिंपैंजी चिंपांजी चिंपैंजी, ठीक है चिंपैंजी, पैंजी में जो होता है वो कितना होता है, 48 होता है। आलू चिंपैंजी तंबाकू जो है वो कितना होता है, 48 होता है। उसके बाद घोड़ा में कितना होता है मेरे प्यारे साथियों, बताइए इसका, घोड़ा में कितना होता है ये बताइए आप सब। घोड़ा में कितना होता है ये जरूर बताइएगा। चलिए बहुत अच्छा। कुत्ता में कितना होता है मेरे प्यारे साथियों, कुत्ता बताइए कितना होता है, कुत्ता कितना होता है। और उसके बाद लास्ट आप कबूतर बता दीजिए कितना होता है। कबूतर में जरूर बताइएगा मेरे प्यारे साथियों, फटाफट बताइए कबूतर में कितने होते हैं, कबूतर में कितने होते हैं। देखिएगा यहाँ पे आप जानते हैं कि ये जो है आपका गुणसूत्र चिंपैंजी, ये जो बात कर रहे हैं तो चिंपैंजी में हम बात कर रहे हैं 48 होता है, आलू का 48 होता है, और मेरे प्यारे से तंबाकू का क्या होता है, तंबाकू का यानी 48 होता है। ये सारे का तीनों का क्या होता है, 48 होता है। और जान रहे हैं 42 होता है, गेहूं का होता है 44 होता है, खरगोश का होता है, मनुष्य का 46 होता है। इसका आंसर आपसे मांग रहे थे। चलिए आप लोग जो आंसर दिए मिला लीजिएगा मेरे प्यारे साथियों। मक्खी का होता है कितना, तो कहेंगे सर 12, मक्खी 12, मक्खी 12, मक्खी मारना है 12 ताली मार दो भैया, मक्खी मर जाएगा। प्याज कैसे केजी है, प्याज अभी महंगा चल रहा है, केजी पर जाएंगे, उस समय सस्ता हुआ करता था मेरे प्यारे साथी। जब हम कंपटीशन पढ़ रहे थे तो कहते थे 16 रुपया प्याज है भैया, तो 16 प्याज हो गया, क्या हो गया, 16 प्याज। बहुत अच्छा आंसर बताए हैं आप सब एकदम। मक्का कितना होता है भैया, मक्का में 20 गो दाना होता है, मक्का में 20 होता है। टमाटर कितना होता है, तो कहेंगे टमाटर 24 होता है, टमाटर 24 होता है। बिल्कुल एकदम सही आपका आंसर आ रहा है मेरे प्यारे साथियों, देख पा रहे हैं। मेढक कितना होता है, मेढक कितना होता है, तो कहेंगे कि टमाटर के साथ मेढक 26 हो गया। बिल्ली कितना होता है, 38 होता है भैया। चूहा कितना होता है, 40, चौफर चूहा, चौफर 40 होता है। और चूहा पकड़ा जाता है बिल्ली द्वारा, इसलिए भैया ये दोनों के बीच 2 का डिफरेंस रहता है। 2 कदम पे बिल्ली ने चूहा को पकड़ लेता है, इसलिए चूहा 40 भागना चाहता है, बिल्ली भैया 2 कदम छलांग लगा के पकड़ता है, यानी 38 पर, तभी तो 2 छलांग लगाता है। घोड़ा कितना होता है, घोड़ा 64 होता है भैया, घोड़ा 64 होता है। अब देखिएगा कुत्ता कितना होता है, तो कुत्ता आप सभी को पता है कि 78 होता है, कुत्ता 78 होता है। कबूतर कितना होता है भैया, 80 होता है, कबूतर 80 होता है। तो एकदम लगा देंगे आंसर। पुलिस वाला हूँ, मुश्किल वक्त में भी मुस्कुराऊंगा, मुझे याद करना तूफानी बारिश में भी,
आपकी सुरक्षा के लिए आऊँगा। क्या बात है! बिहार पुलिस के लिए ज़बरदस्त ये बात है। तो मेरे प्यारे साथियों याद हो गया, एक बार फिर से हम रिपीट करा देते हैं। आपसे पूछा जाए आलू, चिंपैंजी, तामक, तब तम्बाकू तो लगा देंगे 48 मेरे प्यारे साथियों। 46 जो होता है मानव का होता है, मनुष्य का होता है, 44 होता है खरगोश का होता है, 42 होता है गेहूँ का होता है, मक्खी 12, प्याज 16, मक्का आपका 20 हो गया, टमाटर 24, मेढक 26, बिल्ली 38, चूहा 40, घोड़ा 64, कुत्ता 78, कबूतर 80, एकदम आप लगा दो। बिल्कुल, चलिए मेरे प्यारे साथियों, आगे चलते हैं। अगला जो प्रश्न है क्या कहता है, निम्नलिखित में से आम का खाने वाला भाग क्या? भैया आम के खाने वाले भाग को बता दीजिए, एकदम फटाफट बता दीजिए कि आम का खाने वाला भाग, इसमें आंसर क्या हो जाएगा? तो कहेंगे सर पुष्पासन होता है कि मध्य फल भित्ति होता है, अमरूद होता है, भ्रूणपोष होता है। तो भैया आम का सीजन अभी अभी खत्म हुआ है, छिलका निकालते हैं और खाते हैं, यानी मध्य फल भित्ति, यानी छिलका के बाद वाला फल खाते हैं कि नहीं खाते, कि छिलको खा लेते हैं? भैया छिलका नहीं खाते हैं, तो इसका मतलब है कि मध्य फल भित्ति खाते हैं। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? मध्य फल भित्ति हो जाएगा। यानी क्या हो जाएगा? मध्य फल भित्ति हो जाएगा। आम का खाने वाला योग मध्य फल भित्ति हो जाएगा। अगर मेरे प्यारे साथियों हम पूछे सेब का खाने योग भाग या नाशपाती, देखिएगा सेब या अगर नाशपाती पूछ ले मेरे प्यारे साथियों तो क्या बताएंगे? नाशपाती पूछ ले तो क्या बताएंगे? इसका कौन सा भाग खाया जाता है? फटाफट आंसर दे दीजिए। तो आप बताएंगे मेरे प्यारे साथियों, ये जो खाया जाता है पुष्पासन खाया जाता है। क्या खाया जाता है? इसका पुष्पासन खाया जाता है। लेते हैं फल मेरे प्यारे साथियों, नाशपाती और एप्पल, दुकान में लिए तड़का लगा दिया, यानी पुष्पासन खा ले, तो क्या हो गया? तो कहेंगे सर पुष्पासन खाया जाता है किसका? सेब और नाशपाती का। क्लियर है मेरे प्यारे साथियों? अगर हम पूछे कि आम, आम तो आप बता दिए ना, आम। पपीता का भी क्या खाया जाता है मेरे प्यारे साथियों? बताएंगे पपीता का क्या खाया जाता है? पपीता तो कहेंगे सर पपीता, पपीता, पपीता का यानी खाया जाता है मध्य फल भित्ति, मध्य फल भित्ति खाया जाता है, फल भित्ति खाया जाता है, मध्य फल भित्ति लगा दीजिए आंसर पपीता में। क्लियर है मेरे प्यारे साथियों? मध्य फल भित्ति पपीता का खाया जाता है। अगर पूछा जाए अमरूद पूछा जाए तो क्या होगा मेरे प्यारे साथियों? अमरूद, अमरूद अगर पूछा जाएगा क्या खाया जाता बताइएगा? अमरूद का कौन सा भाग खाया जाता? अमरूद लिख दें या अंगूर लिख दें? ठीक है, अरे अंगूर भैया लिखा जाए, अंगूर लिख दें या आपको टमाटर लिख दें, क्या खाया जाता है इनका बता दीजिए मेरे प्यारे साथियों। अमरूद, अंगूर, टमाटर कौन सा भाग खाया जाता है? तो कहेंगे सर फल भित्ति खाया जाता है। क्या खाया जाता है? फल भित्ति इसका खाया जाता है। किसका? अमरूद, अंगूर, टमाटर का फल भित्ति खाया जाता है। बिल्कुल सही आंसर है मेरे प्यारे साथियों। नारियल का कौन सा भाग खाया जाता है? अगर आपसे पूछा जाए कि नारियल का कौन सा भाग खाया जाता है तो क्या बताएंगे? तो मेरे प्यारे साथियों नारियल का कौन सा भाग खाया जाता है बताइए एकदम फटाफट। तो आंसर हो जाएंगे इसका भ्रूणपोष। क्या हो जाएंगे? भ्रूणपोष खाया जाता है किसका? नारियल का, है ना, भ्रूणपोष खाया जाता है। बिल्कुल एकदम सही आंसर है मेरे प्यारे साथियों। लीची का बहुत ही सुंदर है नाम, अच्छा लगता है लीची मेरे प्यारे साथियों, सुनने में भी अच्छा लगता है, खाने में भी लगता है और ये सीजन में मजा आता है खाने में। तो लीची का कौन सा भाग खाया जाता है? तो कहेंगे सर एरील खाया जाता है। लीची का कौन सा भाग खाया जाता है? एरील खाया जाता है। चलिए बहुत ही सुंदर। गेहूं का मेरे प्यारे साथियों कहेंगे कि गेहूं जो होता है भ्रूणपोष खाया जाता है या भ्रूण, गेहूं का भ्रूण या भ्रूणपोष गेहूं। तो ठीक है गेहूं का लिख देते हैं आप यहाँ पे, गेहूं का या तो खाया जाता है भ्रूणपोष या इसको कहेंगे भ्रूण खाया जाता है। ठीक है, भ्रूण या भ्रूणपोष खाया जाता है। चलिए बहुत अच्छा, एकदम बहुत ही फटाफट मेरे प्यारे साथियों, लेकिन इसका आंसर था आम खाने योग मध्य फल भित्ति। तो इतना आप जरूर जानिएगा। लीची का जो भाग खाया जाता है एरील खाया जाता है, सेब और नाशपाती का जो पुष्पासन खाया जाता है, पपीता का मध्य फल भित्ति खाया जाता है, अमरूद का, अंगूर, टमाटर का फल भित्ति खाया जाता है, नारियल का भ्रूणपोष खाया जाता है, गेहूं का भ्रूणपोष और गेहूं दोनों भ्रूण दोनों खाया जाता है। चलिए आगे बढ़ते, अगला जो प्रश्न है क्या कहता है मेरे प्यारे साथियों, टेलीविजन के दूरस्थ नियंत्रण के लिए किस प्रकार के विद्युत चुंबकीय विकिरण का उपयोग किया जाता है? यानी मेरे प्यारे साथियों टेलीविजन के दूरस्थ नियंत्रण के लिए, यानी जब दूरस्थ को हम, दूरस्थ मतलब दूर की चीजों को अगर हम नियंत्रित करते हैं उनके लिए किस प्रकार के विद्युत चुंबकीय विकिरण का उपयोग होता है? तो मेरे प्यारे साथियों जब टीवी वगैरह आप चलाते हो, बता दें टीवी वगैरह चलाते हो, जो आप चैनल को चेंज करते हो, दूसरा जाते हो, कभी स्टार स्पोर्ट जाते हो तो कभी कलर्स जाते हो, कभी तो फलना जाते, जो भी आप जाते हो, तो भैया कौन सी किरण के द्वारा उसको कंट्रोल किया जाता है? तो कहेंगे सर अवरक्त किरण के द्वारा। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? अवरक्त विकिरण। तो लगा देंगे भैया आंसर क्या? अवरक्त लगा देंगे, एकदम फटाफट लगा देंगे। अवरक्त विकिरण का खोज किसने किया था? तो मेरे प्यारे साथी बताइए अवरक्त विकिरण का खोज किसने किया था? जरूर बता देंगे आप सब। तो इसका जो खोज किया था मेरे प्यारे साथियों किसने किया था? हर्सेल ने किया था। किसने किया था? हर्सेल ने किया था। अवरक्त विकिरण का खोज किसने किया था? हर्सेल ने किया था।
चलिए बिल्कुल एकदम रिमोट के उपयोग में फोटोग्राफी करने में जितने भी जगह प्रयोग होता है वो अवरक्त विकर्ण के रूप में होता है। ठीक है, चलिए रिमोट जैसे बोले हम चैनल को चेंज करते हैं तो अवरक्त विकर्ण, बहुत अच्छा से याद रखिएगा इसको। आगे कहता है क्या है, निम्नलिखित में से किस राजाओं के बीच हल्दी घाटी का युद्ध लड़ा गया था? तो पहला ऑप्शन है बाबर तथा इब्राहिम लोदी, दूसरा है प्रताप, महाराणा संगा तथा बाबर है, तीसरा महाराणा प्रताप तथा अकबर, और हेमू तथा अकबर। बताइए हल्दी घाटी के युद्ध किसके किसके बीच लड़ा गया था? फटाफट बता दीजिए मेरे प्यारे साथियों, हल्दी घाटी का युद्ध किसके किसके बीच लड़ा गया था? तो कहेंगे सर हल्दी घाटी का युद्ध जो लड़ा गया था महाराणा प्रताप तथा अकबर के बीच लड़ा गया था। किसके बीच लड़ा गया था? महाराणा प्रताप और अकबर के बीच लड़ा गया था। किस वर्ष लड़ा गया था मेरे प्यारे साथियों? 1576 ईस्वी में लड़ा गया था। कब लड़ा गया था? 1576 ईस्वी में लड़ा गया था। चलिएगा, अगर हम पूछे कि महाराणा प्रताप का, महाराणा का सेनापति कौन था? मेरे प्यारे साथियों महाराणा का सेनापति, ध्यान रखिएगा लिख दे रहे हैं, महाराणा का सेनापति। तो चलिए मेरे प्यारे साथियों आप सब इसका आंसर बताइए, महाराणा का सेनापति कौन था? एकदम आंसर आप सब फटाफट बताइए, महाराणा का सेनापति कौन था? तो कहेंगे हाकिम खासूर, हाकिम खासूर, हाकिम खासूर, हाकिम खासूर, याद रखिएगा। यानी कि जो है महाराणा का सेनापति कौन था? हाकिम खासूर था, हाकिम खासूर था। चलिए बिल्कुल एकदम सही जवाब है। अकबर का सेनापति कौन था? भैया ये तो आप जानते हैं अकबर का सेनापति कौन था। अकबर का सेनापति जो है कौन था? तो कहेंगे सर जाना पहचाना नाम लग रहा है क्या? मान सिंह। क्या था भैया? मान सिंह था। कौन था? मान सिंह। इधर लिखा था कहना भाई, मान सिंह था। कौन था? मान सिंह था। इसको ऊपर कर दो, पता चला मान सिंह था। तो आंसर मेरे पास प्यारे साथी क्या हो जाएंगे? मान सिंह हो जाएंगे। लिख दीजिए मान सिंह, है ना। चलिए बिल्कुल एकदम सही आंसर है मेरे प्यारे साथियों। क्या ये हल्दी घाटी का युद्ध जो लड़ा गया था किसके बीच? महाराणा प्रताप तथा अकबर के बीच लड़ा गया था। कब लड़ा गया था? 1576 ईस्वी में लड़ा गया था। और महाराणा प्रताप का जो है सेनापति कौन था? हाकिम खासूर था। और इसका सेनापति कौन था? अकबर का मान सिंह था। एकदम ठीक है मेरे प्यारे साथियों, बहुत ही सुंदर। और आपको पूछा जाएगा कि बताइए बाबर तथा इब्राहिम लोदी के बीच जो युद्ध हुआ था वो किनका युद्ध हुआ था? कौन सा युद्ध हुआ था बताएंगे? तो बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच जो है मेरे प्यारे साथी पानीपत का प्रथम युद्ध लड़ा गया था। आप सभी को पता है पानीपत का प्रथम युद्ध लड़ा गया था बाबर और इब्राहिम लोदियों के बीच। और महाराणा संगा तथा बाबर के बीच जो लड़ा गया था वो कौन था? 1527 इसमें खानवा युद्ध था। 1526 में जो है पानीपत का प्रथम युद्ध जो लड़ा गया था वो बाबर तथा इब्राहिम लोदी के बीच लड़ा गया था। पीओ खानवा युद्ध जो है महाराणा संगा तथा बाबर के बीच लड़ा गया था। भैया ये 1527 ईस्वी में लड़ा गया था। क्लियर है। और हेमू और अकबर के बीच जो है पानीपत का दूसरा युद्ध लड़ा गया था। हेमू और अकबर के बीच पानीपत का दूसरा युद्ध लड़ा गया था। ठीक है मेरे प्यारे साथियों, एक चीज बता दीजिए, महाराणा प्रताप का घोड़े का नाम क्या था? मेरे प्यारे साथियों महाराणा प्रताप का घोड़े का नाम क्या था? पूछा जाता है घोड़ा का नाम क्या था? तो आप सभी को पता है कि महाराणा प्रताप का घोड़ा का नाम जो था वो चेतक था। क्या था? चेतक था। और महाराणा प्रताप का घोड़ा का नाम तो चेतक था मेरे प्यारे साथियों। हाथी का नाम क्या था ये बताइए? तो हाथी का नाम क्या था? महाराणा प्रताप के हाथी का, हाथी उल्टा लिख दिया, यहाँ ध्यान थोड़ा रखिएगा, हिंदी गलत नहीं लिखा जाए। मेरे प्यारे साथियों महाराणा प्रताप का हाथी का नाम क्या था? तो बताएंगे राम प्रसाद था। क्या था? राम प्रसाद था। राम प्रसाद था। महाराणा प्रताप के हाथी का नाम क्या था? राम प्रसाद था। क्लियर है मेरे प्यारे साथियों? एकदम फटाफट लगाते हुए आगे बढ़ते चलिए। जितना चीजों को यहाँ लिख दे रहे हैं कम से कम एक बार जरूर देख लीजिएगा। चेतक। अगला जो प्रश्न है मेरे प्यारे साथियों क्या कहता है? निम्नलिखित में से कौन से लोधी वंश का संस्थापक था? बताइए लोधी वंश का संस्थापक। 67, बहुत ही अच्छा प्रश्न है मेरे प्यारे साथियों। कौन थे लोधी वंश के संस्थापक? बताएंगे लोधी वंश का संस्थापक जो थे बहलोल लोधी थे। कौन थे? बहलोल लोधी थे। कौन थे? बहलोल लोधी थे। यानी लोधी वंश के संस्थापक बहलोल लोधी थे, जिसका जो है 1451 से 1526 तक इसका क्या रहा? सल्तनत काल रहा भैया। 1451 से लेकर के कब तक रहा? 1526 तक इसका संतलन काल रहा। किसका? यानी कि लोधी वंश का। किसका? लेकिन लोधी वंश का। ठीक है मेरे प्यारे साथियों, चलिए एकदम फटाफट। अच्छा मैं पूछ लूं भैया आपके, फटाफट बताइए गुलाम वंश का संस्थापक कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक था। गुलाम वंश का संस्थापक कौन था? एगो चीज आगो हम लिख दे रहे हैं, आप जरूर रखिएगा। गुलाम वंश का संस्थापक कौन था मेरे प्यारे साथी? बताइए गुलाम वंश का संस्थापक अभी अभी बताए कौन थे? कुतुबुद्दीन ऐबक थे। कौन थे? कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक, बुद्दीन ऐबक। ठीक है,
कुतुबुद्दीन ऐबक थे। यानी गुलाम वंश कब तक रहा था मेरे प्यारे साथियों, तो आपको बता दें कि 1206 से लेकर के 1290 तक गुलाम वंश का शासनकाल रहा था, यानी सल्तनत काल रहा था। 1206 से 1290 के बीच रहा था। बिल्कुल एकदम सही आंसर है। अगर मेरे प्यारे साथियों पूछा जाए कि खिलजी वंश का संस्थापक कौन था, खिलजी वंश का संस्थापक कौन था, तो आप क्या बताएंगे? खिलजी वंश का संस्थापक कौन था? खिलजी वंश का संस्थापक कौन था? तो बताइए कौन था? खिलजी वंश का संस्थापक कौन था? एकदम फटाफट बता देंगे मेरे प्यारे साथी। जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। क्या कौन था? जलालुद्दीन लुद्दीन। अरे रे रे, जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। जलालुद्दीन फिरोज खिलजी थे। खिलजी वंश का संस्थापक कौन थे? खिलजी वंश के संस्थापक कौन थे? जलालुद्दीन फिरोज खिलजी थे। ठीक है, जलालुद्दीन फिरोज खिलजी थे। और मेरे प्यारे साथी इसका कार्यकाल कब तक था? खिलजी वंश का यानी सल्तनत कब कहाँ था? 1290 से लेकर के कहाँ तक था? 1320 तक था। कहाँ से कहाँ तक था? 1290 से लेकर के 1320 तक था। चलिएगा, तो मेरे प्यारे साथियों तुगलक वंश आप जानते हैं, तुगलक वंश का जो है संस्थापक कौन थे? गयासुद्दीन तुगलक थे। तुगलक वंश के कौन थे? गयासुद्दीन तुगलक थे। लोधी वंश का तो आप जानते ही हैं, बहलोल लोधी थे। और इससे पहले सैयद वंश थे, जो कि खिरिज कहाँ थे? चलिए बिल्कुल एकदम 1400 लेके 1451 तक है ना। आगे बढ़े। अगला जो प्रश्न है मेरे प्यारे साथियों, पेरियार झील निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? पेरियार झील निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? आंसर बताएंगे मेरे प्यारे साथियों। पेरियार झील किस राज्य में स्थित है? तो कहेंगे सर पेरियार झील जो है केरल राज्य में स्थित है। पेरियार झील जो है किस राज्य में स्थित है? तो केरल राज्य में स्थित है। और आप सभी को मतलब पता है मेरे प्यारे साथियों कि पेरियार झील जो है कहाँ है? केरल राज्य में स्थित है। इडुक्की जो है परियोजना किस राज्य में है? तो भैया केरल राज्य में है। तो आंसर लगा देंगे आप इसका केरल। झील के बारे में अगर पूछा जाए मेरे प्यारे साथियों, हम पूछ दे कि डल झील कहाँ है, तो क्या बताएंगे? जम्मू कश्मीर में है। यानी अगर डल झील की बात करें तो डल झील कहाँ है? तो कहेंगे J&K यानी जम्मू एंड कश्मीर में है ना। चलिएगा, तो मेरे प्यारे साथियों यहाँ पे हम झील जान गए, पेरियार झील कहाँ है? केरल राज्य में है। आगे बढ़ते हैं। अगला जो है, निम्नलिखित में से किस देश से को यूरोप का मरीज कहा जाता है? बताइए कि निम्नलिखित में से किस देश को यूरोप का मरीज कहा जाता है? बताइएगा किस देश को मेरे प्यारे साथियों यूरोप का मरीज कहा जाता है? एकदम बता दीजिए आप सब, फटाफट बताएंगे। तुर्की। क्या बात है, बिल्कुल एकदम सही आंसर है। फटाफट मारते चलिए आप सब। किस देश को यूरोप का मरीज कहा जाता है मेरे प्यारे साथियों? एकदम बिल्कुल आंसर फटाफट मारते चलिए। मजा आ गया, बिल्कुल सही आंसर आ रहा है आप सबका। तो हो जाएगा कितना? C नंबर यानी तुर्की हो जाएगा। तो आपका आंसर हो गया तुर्की। आगे देखिएगा मेरे प्यारे साथियों, अभिज्ञानम शाकुंतलम किस प्रसिद्ध व्यक्ति की पुस्तक है? एकदम आंसर बताइए इसका। अभिज्ञान शाकुंतलम किसकी प्रसिद्ध पुस्तक है? बताएंगे तो कहेंगे सर आंसर क्या है? कालिदास है। यानी कि अभिज्ञान शाकुंतलम जो है प्रसिद्ध किस व्यक्ति की पुस्तक है? तो कालिदास। तो आपका आंसर हो जाएंगे कालिदास। अगर मेरे प्यारे साथियों यहाँ एक दो पूछ ले तो बताएंगे गीत गोविंद के लेखक कौन है? तो कहेंगे कि गीत गोविंद के लेखक कौन है? ध्यान दीजिएगा, गीत गोविंद की बात करें मेरे प्यारे साथियों, गीत गोविंद के लेखक कौन है? बताइएगा गीत गोविंद के लेखक कौन है? एकदम बता दीजिए गीत गोविंद के लेखक कौन है? तो आंसर मेरे प्यारे साथी बहुत ही सुंदर आ रहा है, जयदेव है। ठीक है, बिल्कुल सही जवाब है, जयदेव है। अगर हम आपसे पूछे कि कलहन उल्टा बोल दिए, कहेंगे कि मुद्रा राक्षस किसका? मुद्रा राक्षस जो पुस्तक है उसका लेखक कौन है? मुद्रा राक्षस। ठीक है मेरे प्यारे साथियों, इस पुस्तक का लेखक कौन है? तो बताइएगा कौन है? मुद्रा राक्षस पुस्तक के लेखक कौन है? तो आंसर इसका हो जाएगा विशाख दत्त ना। विशाखा दत्त ये बोल सकते हैं, विशाखा दत्त। बिल्कुल सही जवाब है मेरे प्यारे साथियों, बिल्कुल एकदम। अगर हम पूछे कि राज तरंगिणी के लेखक कौन है? राज तरंगिणी के लेखक कौन है? राज तरंगिणी के लेखक कौन है? मेरे प्यारे साथियों बता दीजिएगा, राज तरंगिणी के लेखक कौन है? राज तरंगिणी के लेखक कौन है? एकदम फटाफट बताएंगे। कलहन, बिल्कुल सही आंसर है कलहन। क्या है? कलहन है। राज तरंगिणी के लेखक कौन है? कलहन है, एकदम सही जवाब है।
मेघदूत पूछेंगे मेरे प्यारे साथियों, मेघदूत, मेघदूत, मेघनूत, मेघदूत, मेघदूत के लेखक कौन है? मेघदूत के लेखक कौन है बताइएगा? मेघदूत के लेखक कौन है? मेघदूत का तो हो जाएंगे कालिदास। कौन हो जाएंगे? कालिदास हो जाएंगे, कालिदास हो जाएंगे। बिल्कुल एकदम सही जवाब है। चलिए आगे बढ़ते हैं मेरे प्यारे साथी, इसमें सभी का नाम ले लिए हम, एक बार ले लिए। सब पुस्तक को याद रखिएगा। विश्व योग दिवस 2023 की थीम क्या है? भैया बताइए, विश्व योग दिवस 2023 की, विश्व योग दिवस 2023 की थीम क्या है? एकदम बता दीजिए। विश्व योग दिवस 2023 की थीम क्या है? तो आंसर है योगा फॉर ह्यूमैनिटी, या योगा फॉर नेचर, या वसुदैव कुटुंबकम के लिए योग, या इनमें से कोई नहीं। एकदम आंसर दीजिए फटाफट। तो भैया आंसर हो जाएंगे वसुदैव कुटुंबकम के लिए योग, यानी कि ऑप्शन नंबर दूसरा। यानी विश्व योग दिवस 2023 की थीम जो है वसुदैव कुटुंबकम के लिए योग, यानी यही थीम आपका है 2023 के लिए। योग दिवस कब मनाया जाता है मेरे प्यारे साथियों? बताइए, विश्व योग दिवस कब मनाया जाता है? आप अभी इसको पार करके आए, योग दिवस कब मनाया जाता है? तो कहेंगे सर 21 जून को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 21 जून को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? विश्व योग दिवस 21 जून को मनाया जाता है। आज 2022 का थीम क्या था पता है मेरे प्यारे साथियों? बता दीजिए कोई भी। योग जो दिवस, योग विश्व योग जो दिवस हम देख रहे हैं 2023 की थीम जो है वसुदैव कुटुंबकम के लिए योग है। बताइए कि 2022 का थीम क्या था? 2022 का थीम क्या था पता है? योगा फॉर ह्यूमैनिटी, योगा फॉर ह्यूमैनिटी। विश्व योग दिवस मेरे प्यारे साथियों घोषणा कब हुआ था? विश्व योग दिवस की जो घोषणा हुआ था वो 2014 में हुआ था, है ना? 2014 में हुआ था। और 2015 में पहला योग दिवस मनाया गया था। 2015 में पहला योग दिवस मनाया गया था। 2015 में पहला योग दिवस मनाया गया था। चलिए इतना सारा चीज जान लिए मेरे प्यारे साथियों। पृथ्वी का निकटतम ग्रह निम्नलिखित में कौन सा है? बताइए, ये आंसर एकदम बहुत फास्ट बता सकते हैं आप सब। क्या है पृथ्वी का निकटतम ग्रह निम्नलिखित में से कौन सा है? पृथ्वी का निकटतम ग्रह निम्नलिखित में से कौन सा है? तो आंसर मेरे प्यारे साथियों बताएंगे इसका। बिल्कुल एकदम आ रहा है आंसर। क्या है मेरे प्यारे साथियों? तो कहेंगे सर आंसर हो जाएगा बी फॉर बॉल ना। तो यानी कि हमारा शुक्र हो जाएगा। तो 72 का क्या लगा देंगे? शुक्र लगा देंगे मेरे प्यारे साथियों, शुक्र लगा देंगे। शुक्र जो है क्या है पता है? पृथ्वी का यानी कि सबसे निकटतम ग्रह है मेरे प्यारे साथियों। शुक्र को जो है सबसे गर्म ग्रह भी कहा जाता है, सबसे गर्म ग्रह भी कहा जाता है, सबसे गर्म ग्रह भी कहा जाता है। सबसे गर्म ग्रह किसको कहा जाता है? शुक्र को कहा जाता है। शाम का तारा, भोर का तारा किस ग्रह को कहा जाता है मेरे प्यारे साथियों? शुक्र को कहा जाता है। शाम का तारा, शाम का तारा या भोर का तारा मेरे प्यारे साथियों किस ग्रह को कहा जाता है? तो शुक्र को कहा जाता है। किस ग्रह को कहा जाता है? बिल्कुल शुक्र को कहा जाता है। सबसे चमकीला ग्रह भी क्या किसको कहा जाता है मेरे प्यारे साथियों? शुक्र ग्रह को कहा जाता है। सबसे चमकीला तारा, ठीक है, चमकीला तारा भी कहा जाता है किसको? चमकीला जो तारा है मेरे प्यारे साथियों किसको कहा जाता है? शुक्र को ही कहा जाता है। ठीक है, यानी कि पृथ्वी की भगनी किस ग्रह को कहा जाता है? शुक्र को ही कहा जाता है। पृथ्वी की भगनी किस ग्रह को कहा जाता है? शुक्र को कहा जाता है। सबसे गर्म ग्रह शुक्र को कहा जाता है। शाम का तारा, भोर का तारा जो है उस शुक्र ग्रह को ही कहा जाता है। और शुक्र ग्रह में मेरे प्यारे साथियों उपग्रह की जो संख्या होते हैं, उपग्रह, ये ध्यान रखिएगा, इसमें शून्य होते हैं। शुक्र ग्रह की उपग्रह की संख्या इसमें क्या होते हैं? शून्य होते हैं। बिल्कुल उपग्रह इसमें नहीं होते हैं। और इसकी घूर्णन जो होता है मेरे प्यारे साथियों, इसकी घूर्णन जो होता है ईस्ट से वेस्ट होता है। ईस्ट से वेस्ट यानी पश्चिम, पूरब से पश्चिम की ओर होते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। अगला मेरे प्यारे से, हाल ही में किस राज्य के कालेसर नेशनल पार्क में 110 साल बाद बाघ देखा गया? बताइए तो हाल ही में किस राज्य के कालेसर नेशनल पार्क में 110 साल बाद बाघ देखा गया है? यानी आपको पता रहेगा कि कालेसर नेशनल पार्क कहाँ है, किस राज्य में है। आप आंसर एकदम लगा देंगे। पृथ्वी की भगनी बहन, ठीक है, चलिए बहन भी है, भगनी भी है, वही है भगनी। तो मेरे प्यारे साथियों ध्यान से देखिएगा, इसका आंसर क्या देने वाले हैं आप सब। कालेसर नेशनल पार्क में 110 साल बाद बाघ देखा गया, इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो आंसर लगा देंगे मेरे प्यारे साथियों हरियाणा। कहाँ लगा देंगे आंसर? हरियाणा लगा देंगे, हरियाणा लगा देंगे।
लगा देंगे कहाँ पे, हरियाणा लगा देंगे मेरे प्यारे साथियों। इससे पहले जो है 1913 में बाघ की तस्वीर पाई गई थी, इससे पहले 1913 में बाघ की तस्वीर पाई गई थी, और अभी जो है 110 साल बाद देखा गया तो हरियाणा में। आगे बढ़ते हैं। अगला जो है मेरे प्यार, अर्थशास्त्र का उद्देश्य मानव समाज की प्रगति के नियम की खोज करना है, किस अर्थशास्त्री का कथन है। तो मेरे प्यारे साथियों, एक आध प्रश्न आपको ऐसे भी देखने को मिलेगा जहां पे किसी का कथन आपको देखने मिले, तो इसमें कथन आप देखिए, कहता अर्थशास्त्र का उद्देश्य मानव समाज की प्रगति के नियम की खोज करना है, किस अर्थशास्त्री का कथन है। रॉबिन्स है, मार्क्स है, बेनहम है, फ्रीडमैन। इसमें कोई लॉजिक नहीं होता है मेरे प्यारे साथियों, इसमें आपको लगा के आना होगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बताइएगा। इसका मेरे प्यारे साथियों आंसर क्या होगा, तो कहेंगे सर बी हो जाएगा, बी फॉर बॉल, यानी मार्क्स का हो जाएगा। तो अर्थशास्त्र का उद्देश्य मानव समाज की प्रगति के नियम को, यानी मानव समाज में प्रगति के लिए, यानी किस अर्थशास्त्री ने कहा था, तो भैया मार्क्स ने कहा था। आपको पूछा जा सकता है, रॉबिन्स भी पूछ देता है कभी कभी, कभी बेनेहम भी पूछ देगा। तो रॉबिन्स ने कहा था कि अर्थशास्त्र वह विज्ञान है जो कि लक्ष्यों एवं वैकल्पिक उपयोग वाले सीमित साधनों के परस्पर संबंधों के रूप में मानव व्यवहार का यानी अध्ययन करता है। तब आपका आ जाता है रॉबिन्स हो जाता है। लेकिन ये समाज का बात हो रहा है तो मार्क्स लगा दीजिए। आगे मेरे प्यारे साथियों देखिएगा, राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना हुई थी। राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना कब हुई थी बता दीजिए मेरे प्यारे साथियों। राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना कब हुई थी तो बताएंगे मेरे प्यारे साथियों। राष्ट्रीय विकास परिषद, एकदम फटाफट आप सब बताइए मेरे प्यारे साथियों, स्थापना कब हुई थी। तो आप कहेंगे सर राष्ट्रीय विकास परिषद की जो स्थापना हुई थी, हम बात करते हैं मेरे प्यारे साथियों स्थापना का। तो स्थापना जो हुई थी वो 6 अगस्त 1952, 6 अगस्त 1952 ईस्वी को यानी इसका स्थापना किया गया था। अब मेरे प्यारे साथियों इसमें पूछेंगे अध्यक्ष इनका कौन होता है। अगर हम बात करें मेरे प्यारे साथियों अध्यक्ष इसका कौन होते हैं, तो क्या बताएंगे। अध्यक्ष जो होते हैं वो भारत का प्रधानमंत्री, भारत का प्रधानमंत्री, ठीक है। तो भारत का प्रधानमंत्री अभी कौन है, तो आप सभी को पता है, नरेंद्र दामोदर दास, नरेंद्र मोदी ना। चलिएगा मेरे प्यारे साथियों, तो बताएंगे भारत का प्रधानमंत्री जो है इसके अध्यक्ष होते हैं। कौन होते हैं, अध्यक्ष होते हैं। बिल्कुल एकदम सही जवाब आप सबका आ रहा है। अगर मेरे प्यारे साथी इनका पूछा जाए कि सचिव कौन होते हैं तो बताइए, तो इसका आंसर क्या होगा। यानी पूछा जाए कि राष्ट्रीय विकास परिषद का सचिव कौन होते हैं, तो कहेंगे कि सर जो अभी अभी नीति आयोग आया है, पहले इसको योजना आयोग बोला जाता था, तो योजना आयोग का जो सचिव होगा, इनका सचिव होगा योजना आयोग, जिसको आप नीति आयोग भी बोल सकते हैं। योजना आयोग का जो सचिव होगा वही इनका मेरे प्यारे साथियों क्या होगा, सचिव होगा। यानी जिसको आप नीति आयोग भी बोलते हैं। कौन सा आयोग, नीति आयोग भी कहते हैं, है ना। चलिएगा, यानी नीति आयोग का जो सचिव होगा वो इनका सचिव होगा, किसका, राष्ट्रीय विकास परिषद का। बिल्कुल एकदम सही जवाब है मेरे प्यारे साथियों आप सब। सदस्य इनका कौन होता है पता है मेरे प्यारे साथियों, इनका सदस्य कौन होता है, राष्ट्रीय विकास परिषद का सदस्य कौन होता है, यानी सभी राज्यों के मुख्यमंत्री और योजना आयोग के जितने भी सदस्य हैं वो सारे का सारे राष्ट्रीय विकास परिषद के सदस्य होते हैं। यानी इस विभिन्न राज्यों के मुख्यमंत्री, यानी जितने भी राज्य हमारे भारत में हैं उन सभी राज्य के जो मुख्यमंत्री हैं और जो योजना आयोग के सदस्य होते हैं वो सभी के सभी सदस्य राष्ट्रीय विकास परिषद के सदस्य होते हैं। क्लियर है मेरे प्यारे साथियों। चलिए आगे देखते हैं अगला प्रश्न क्या कहता है। 1545 ईस्वी में शेरशाह की मृत्यु के समय कालिंजर के दुर्ग किस शासक के अंतर्गत था। चलिए ये आंसर बताइए मेरे प्यारे साथियों, फटाफट बताएंगे आंसर क्या हो जाएगा। कहते 1545 ईस्वी में शेरशाह की मृत्यु के समय कालिंजर के दुर्ग किस शासक के अंतर्गत था, तो आंसर मेरे प्यारे साथियों हो जाएंगे कीरत सिंह के अंतर्गत था। किसके अंतर्गत था, कीरत सिंह, यानी बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही है, दीपक सिंह जी। चलिए एकदम लगा दीजिए मेरे प्यारे साथियों, कौन है, कीरत सिंह। तो चलिए मेरे प्यारे साथियों यहाँ आया शेरशाह के बारे में, क्या आया, शेरशाह के बारे में आया। तो शेरशाह के बारे में आया तो कुछ चीज इसके बारे में जान लीजिए। शेरशाह का जन्म कब हुआ था मेरे प्यारे साथियों, आप सब बताइए फटाफट कि शेरशाह का जन्म कब हुआ था, एकदम बता दीजिए आप सब। शेरशाह का जन्म कब हुआ था, आप सबसे पूछ रहे, बने रहिएगा मेरे प्यारे साथियों लगातार आप सब। तो कहेंगे सर 1400 ईस्वी बताइए ना, 1472 ईस्वी में हुआ था। बिहार पुलिस के लिए लेवल ठीक है क्वेश्चन का भैया, यही रहने वाले इसी टाइप का, बता दीजिए कब। तो कहेंगे सर हाँ, अरे भैया यहाँ बता दीजिए 1472, कोई बता 1485 कैसे, देख लीजिए भाई इसकी सर्च मार के। शेरशाह का जो जन्म है हमें पता है 1472 ईस्वी में, है ना।
ठीक है, बिल्कुल 1472 ईस्वी में। तो मेरे प्यारे साथियों बचपन का नाम क्या था? इससे पूछा जाता है कि बचपन का नाम क्या था? क्या था? बचपन का नाम क्या था? ठीक है, बचपन का नाम अगर पूछा जाएगा तो क्या बताएंगे मेरे प्यारे साथियों? आप सब बताइए, हम बाद में इसको लिख देंगे। बताइए बचपन का नाम क्या था? बिल्कुल एकदम सही आंसर आ रहा है भैया। बचपन का नाम क्या था? तो कहेंगे फरीद खां था। क्या था? फरीद खां था। कौन था मेरे प्यारे साथियों? फरीद खां था। यानी बचपन का नाम जो इसका था फरीद खां था। चलिए बिल्कुल एकदम सही है। खुर्रम कोई कहते हैं फरीद खान। पिता इसका कौन था भैया? इसका पिता कौन था? कहेंगे इसका पिता कौन था? बताइए एकदम इसका पिता कौन था? किसका? शेरशाह का पिता का नाम कौन क्या था? तो कहेंगे हसन खां था। क्या था? हसन खां। हसन खां। एक एक प्रश्न मेरे प्यारे साथियों उड़ा के लाना है। एक एक प्रश्न उड़ा के लाना है। जहां से आप सब 50 पार कर दीजिए मेरे प्यारे साथियों, शेयर करके थोड़ा लाइव में मजा आ जाएगा। चलिए बिल्कुल आगे देखिएगा मेरे प्यारे साथियों। अगर कहेंगे कि हुमायूं को जो है चौसा के युद्ध में हराया था, देखिएगा शेरशाह ने जो क्या किया था, हुमायूं को चौसा के युद्ध में लड़ा हराया था। तो चौसा का युद्ध कब हुआ था मेरे प्यारे साथियों? बताइएगा, बहुत ही सुंदर है। ये पूछा जाएगा कि चौसा का युद्ध कब हुआ था? चौसा का युद्ध कब हुआ था बताइए तो। जो कि ये हराए थे शेरशाह ने, किसको हराया था पता है? हुमायूं को हराया था। किसको हराया था? हुमायूं को हराया था। लेकिन चौसा का युद्ध कब हुआ था ये बता दीजिए। चौसा का युद्ध जो है मेरे प्यारे साथियों 1539 ईस्वी में हुआ था। किसके बीच हुआ था तो पता है? कहेंगे सर यस सर, शेरशाह। देखिएगा शेरशाह और हुमायूं के बीच हुआ था। और हुमायूं के बीच हुआ था मेरे प्यारे साथियों, हुमायूं के बीच हुआ था। शेरशाह और हुमायूं के बीच हुआ था। चलिए एकदम बिल्कुल सही आंसर है। फटाफट मेरे प्यारे साथियों बना दिया आप सब। और जानते हैं, आपको एक बता देते हैं कि 1540 में जो ईस्वी में हुआ था कन्नौज का युद्ध, यानी बिलग्राम का युद्ध जिसको बोलते हैं। देखिएगा ये भी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा मेरे प्यारे साथियों। बिलग्राम का युद्ध जो है 1540 ईस्वी में लड़ा गया था, जिसको आप कहते हैं कन्नौज का युद्ध। क्या कहते हैं? कन्नौज का युद्ध कहते हैं। और जो है किसके बीच लड़ा गया था? शेरशाह और किसके बीच? तो कहेंगे हुमायूं के बीच लड़ा गया था, जिसमें मेरे प्यारे साथियों हराया था। हुमायूं को हराया था, शेरशाह सूरी ने हराया था। तो यानी कि वो बिलग्राम के युद्ध में 1540 ईस्वी में। याद रहेंगे फटाफट। चलिए मेरे प्यारे साथियों, और यहाँ भी हुमायूं हरा था। कहाँ पे? चौसा के युद्ध में भी हरा और बिलग्राम के युद्ध में भी हरा था। चलिए आगे बढ़े मेरे प्यारे साथियों। बहुत बहुत धन्यवाद एकदम। और एक पॉइंट जानेंगे, 1539 में चौसा के युद्ध के बाद शेर खान ने शेरशाह की उपाधि धारण कर लिया था। जब ये 1539 ईस्वी में चौसा का युद्ध हुआ था, यहीं पर जो है उसने अपना नाम धारण कर लिया था। कौन सा नाम? शेरशाह धारण कर लिया था। चलिए उपाधि आगे बढ़ते मेरे प्यारे साथियों। निजाम उल मुल्क ने मुगल साम्राज्य से किस राज्य को स्वतंत्र किया था? निजाम उल मुल्क ने मुगल साम्राज्य से किस राज्य को स्वतंत्र किया था? बताइए आंसर। आंसर क्या आएगा मेरे प्यारे साथी? इसका बताइए फटाफट आंसर आप। तो इसका आंसर हो जाएंगे हैदराबाद। आंसर क्या हो जाएंगे? हैदराबाद लगा देंगे मेरे प्यारे साथियों। निजाम उल मुल्क ने मुगल साम्राज्य से हैदराबाद को स्वतंत्र किया था। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? हैदराबाद हो जाएगा। बिहार पुलिस कांस्टेबल का मैथ का लाइव क्लास कब चलता है सर जी? अब भैया सब एक के साथ कंबाइंड चलता है बिहार पुलिस का। बिहार पुलिस में ज्यादा मैथ पे ध्यान मत दीजिए, जितना हम यहाँ पे करा देंगे उतना आपका कर लीजिए, आंसर मिल जाएगा मेरे प्यारे साथियों। और कहते हैं आप आगे बहुत कंप्लीट कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगा, कोई परेशानी नहीं होगा, एकदम कर लेंगे। हेलो मेरे प्यारे साथियों, एकदम हाल ही में किस मंत्री के द्वारा कहता है समर्थ योजना की शुरुआत किया गया? बताइए किस किस मंत्री के द्वारा किया गया? आंसर एकदम फटाफट मेरे प्यारे साथियों इसका आंसर बता दीजिए आप सब। कहते हैं बिहार पुलिस का कांस्टेबल का मैथ। भैया मैथ वहां पे एकदम ध्यान मत दीजिए, एकदम यहाँ पे ध्यान दीजिए। हम सारे चीज बता देंगे, एक को चीज नहीं रहेगा। तो योगी आदित्यनाथ आंसर हो जाएगा भैया, आगे लगा दी आंसर 78। चलिए एकदम फटाफट। रामबाण हैकर। मेरे प्यारे साथी बहुत ही सुंदर है। दो या दो से अधिक शुद्ध पदार्थों की मात्रा
के विचार से एक निश्चित अनुपात में संयुक्त करने में बना पदार्थ क्या कहलाता है? दो या दो से अधिक पदार्थ। देखिए केमिस्ट्री का ये क्वेश्चन है, ये परिभाषा पूछ दिया है। तो मेरे प्यारे साथियों जब परिभाषा पूछ दिया है तो आप इसका आंसर बता दो। यानी दो या दो से अधिक तत्व एक निश्चित अनुपात में, सुनिएगा, दो या दो से अधिक तत्व को कहते हैं कि एक निश्चित अनुपात में मिलाया जाता तो उसको यौगिक कहते हैं। तो वही है, दो या दो से अधिक शुद्ध पदार्थों की मात्रा के विचार से एक निश्चित अनुपात में मिलाते, एक निश्चित अनुपात में संयोग करते हैं तो उसको क्या कहते हैं मेरे प्यारे साथियों? केमिस्ट्री के भाषा में उनको यौगिक कहते हैं। क्या कहते हैं? यौगिक कहते हैं। जैसे CO2 हो गया, NH3 हो गया, ये सब क्या है? यौगिक है। अब मिश्रण भी आता है, दो या दो से अधिक तत्वों को किसी भी अनुपात में अगर मिला के जो प्राप्त किया जाता है भैया वो मिश्रण हो जाता है, और ये हमारा क्या है? यौगिक। तो आंसर लगा देंगे यौगिक। चलिए बिल्कुल एकदम आगे बढ़ते हैं। अगला जो कहता है निम्नलिखित में से एक विषाणु जनित रोग कौन है? बताइए। एड्स, हैजा, टेटनस, टाइफाइड विषाणु जनित रोग कौन है? एकदम लगा दीजिए आंसर मेरे प्यारे साथियों। इसका जो आंसर हो जाएंगे विषाणु जनित रोग क्या हो जाएंगे? एड्स, हैजा, टेटनस, टाइफाइड। बताइए क्या हो जाएगा आंसर इसका? तो बिल्कुल आंसर पहला नंबर हो जाएगा, एड्स हो जाएगा, जो कि विषाणु जनित रोग है। विषाणु जनित रोग जानते हैं मेरे प्यारे साथियों कौन कौन है? एड्स भी है, लिखना चाहेंगे लिख लीजिएगा। एड्स है, डेंगू है, पोलियो है, इन्फ्लुएंजा है, चेचक है, छोटी माता है, खसरा है, पीलिया है, रेबीज है, हर्पीस है, जितने भी ये सब बीमारी है तो विषाणु जनित रोग है। तो मेन आप याद रखिएगा, ये नोट कर लीजिएगा, उतना क्या लिखेंगे, है ना। आप पहले एड्स तो जान ही गए, दूसरा लिख लीजिए आप डेंगू। डेंगू जो है क्या है? विषाणु जनित रोग है। तीसरा आप लिख लीजिए पोलियो, तीसरा लिख लीजिए पोलियो। चौथा लिख लीजिएगा इन्फ्लुएंजा, चौथा लिख लीजिएगा इन्फ्लुएंजा। फिर लिख लीजिएगा चेचक, फिर लिख लीजिए छोटी माता, फिर लिख लीजिए खसरा, फिर लिख लीजिए पीलिया, फिर रेबीज। रेबीज जानते हैं कुत्ता के काटने से होता है, रेबीज, हर्पीस, यानी ये सब जो है विषाणु जनित रोग है। चलिएगा ठीक है मेरे प्यारे साथियों, आगे देखते हैं। अगला जो है क्या है कि यदि दो संख्याएं 5:6 के अनुपात में है, वे उनका महत्तम समावर्तक 4 है, तो उस संख्या का लघुत्तम समावर्तक कितना होगा? मेरे प्यारे साथियों अभी मैथ की बात कर रहे थे और ये मैथ आपके सामने आ गया। दो संख्याएं जो क्या है वो 5:6 के अनुपात में है, उनका महत्तम समावर्तक HCF जो है मेरे प्यारे साथियों वो क्या दिया है? कहेंगे सर 4 दिया है। कहता लघुत्तम क्या होगा? तो पहले भैया संख्या आएगा तभी तो लघुत्तम आएगा। तो आप जानते हैं कि अनुपात होता है एक प्रकार का क्या? कोप्राइम नंबर। अनुपात क्या होता है? कोप्राइम नंबर होता है। कोप्राइम नंबर का अर्थ है प्राकृतिक संख्या का ऐसा जोड़ा जिनके बीच उभयनिष्ठ गुणनखंड ना हो, यानी कि 6 और 7 है, यानी कि उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। 8 और 9 के बीच जो है उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। ये जितने भी प्राकृतिक संख्याओं का ऐसा जोड़ा है ये कोप्राइम नंबर है। और कोप्राइम नंबर में मेरे प्यारे साथियों अगर इनके HCF से गुना कर देंगे तो संख्या निकल जाएगा। तो HCF कितना है? 4 है। और ये अनुपात भी एक प्रकार के कोप्राइम नंबर ही है, क्योंकि प्राकृतिक संख्या का ऐसा जोड़ा जिनके उभयनिष्ठ गुणनखंड एक भी इनमें नहीं है। तो इनका मतलब है इनमें HCF से गुना हो जाएंगे तो संख्या मिल जाएंगे। तो कहेंगे सर 5 चौक 20 और 6 चौक 24। अब 20 और 24 का LCM निकाल लीजिए। मेरे प्यारे साथियों अगर परीक्षा में समझ में ना आए तो समझिएगा कि अनुपात में अगर HCF से गुना करेंगे तो संख्या ही आएगा। अब देखिएगा 5 चौक 20 और 6 चौक 5 चौक 20 और 6 चौक 24, बात को समझिएगा। तो भैया 20 छक 20 से 24 पंचे 120, तो एलसीएम इसका हो जाएगा 120 लगा दीजिए। और संख्या पूछता तो एक संख्या 20 हो जाता, दूसरी संख्या 24 हो जाता है ना। चलिए कहते हैं कहाँ से सर आप लाइव पढ़ाते हैं? हम पढ़ाते हैं आपको लाइव कोलकाता से, वेस्ट बंगाल से मेरे प्यारे साथियों। कहता है 82 नंबर प्रश्न क्या है सुनिएगा। हाल ही में किस देश ने अपना घरेलू अंतरिक्ष प्रक्षेपण यान KSLV-11 नूरी का लॉन्च किया है? ये करंट है मेरे प्यारे साथियों, बताइए किस देश ने किया? एकदम फटाफट आंसर बता दीजिए, एकदम आंसर आप सब फटाफट बता दीजिए, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा मेरे प्यारे साथियों, बताइए। चलिए आंसर बता दीजिएगा। तो कहेंगे सर आंसर इसका क्या हो जाएगा? दक्षिण कोरिया हो जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा? दक्षिण कोरिया हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं मेरे प्यारे से। आगे क्या है? ये आपका जो है ए गिवन वर्ड यानी एंटोन लिखना पर्यायवाची शब्द नहीं है, ये विपरार्थक शब्द है भैया। इनका अगर जान रहे हैं तो लगा देना है। 83 का आप सब एकदम देख लीजिए क्या होगा आंसर। तो मेरे प्यारे साथी इसका आंसर ए हो जाएगा। ठीक है चलिए
अगला जो क्या है परक्षोभ का विलोम शब्द क्या है? तो परक्षोभ का विलोम यानी उल्टा, उल्टा मेरे प्यारे साथियों परक्षोभ का विलोम हो जाता है प्रत्यक्ष, ठीक है? तो प्रत्यक्ष लगा दीजिए। आगे कहता है 2 नल ए और बी एक टंकी को 3 घंटे 4 घंटे में भर सकते हैं तथा एक नल सी भरी हुई टंकी को 2 घंटे में खाली कर सकता है। यदि 3 नल एक साथ खोल दें तो टंकी को भरने में कितना समय लगेगा? तो मेरे प्यारे साथियों टंकी को भरें या टंकी को खोलें तो समय तो लगेगा, भरने में भी समय लगेगा, खाली करने में भी समय लगेगा, लेकिन टंकी की तो कुछ ना कुछ तो क्षमता होगी। तो मेरे प्यारे साथियों ए जो भरते हैं उसको कितने घंटे में? 3 घंटे में। बी जो भरते हैं उसको 4 घंटे में भरते हैं और सी जो उसको खाली करते हैं तो मेरे प्यारे साथियों 2 घंटे में करते हैं। तो इसका मतलब टोटल हमारा जो एलसीएम होगा टंकी की क्षमता पता चलेंगे। 3 और 4 2 का अगर हम एलसीएम निकालेंगे मेरे प्यारे साथियों क्या होगा? 12 होगा। इसका मतलब है 3 चौके 12, 4 तिये 12, 6 दूनी 12। अब आगे चल के कहता है तीनों नल को एक साथ खोल दिया जाए तो टंकी भरने में कितना समय लगेगा? इसका मतलब ये दोनों भरेगा 4 3 7 और ये खाली करेगा 6, यानी 1 घंटा में ये 7 भरेगा, 1 घंटा में ये 6 खाली करेगा। तो इसका मतलब भैया 7 में 6 तो भी 1 भाग पर घंटा भराएगा। क्या होगा? 1 भाग पर घंटा भराएगा। भरना कितना है? 12, तो 12/1 यानी कितने घंटे? आंसर हो जाएंगे आपका 12 घंटे। लगा दीजिए। कितना नंबर ऑप्शन पे है मेरे प्यारे साथियों? तीसरा नंबर ऑप्शन पे है, एकदम लगा देना है। चलिए अगले प्रश्नों को लेकर के आए हैं मेरे प्यारे साथियों। अगला प्रश्न जरूर देख लीजिए क्या है। हाल ही में किस खिलाड़ी ने मोनाको ग्रैंड फिक्स 2023 को अपने नाम किया? बताइए 86 का मेरे प्यारे साथियों आंसर क्या होगा? एकदम 86 बता दीजिए आप सब, आंसर क्या होगा? तो यहाँ पे जो है मैक्स वास्टर पेन यानी आपका आंसर हो जाएगा चौथा नंबर। करंट है, ध्यान दीजिएगा मेरे प्यारे साथियों। अगला जो प्रश्न है क्या कहता है? इंग्लिश है, तो इंग्लिश में भी 87 लगा दीजिए आप सब। 87 मतलब मेरे प्यारे साथियों इसको तो लगा देंगे। डिस्कवर है, देखिएगा डिस्कवर है, इसका क्या कह रहा है? साइनो चाहिए। फाइंड, देखिएगा डिस्कवर मतलब खोजना, फाइंड मतलब भी खोजना, तो भैया हमारा आंसर हो गया ये। मीनिंग जानिए, ऐसे बिहार पुलिस में आपको देखने को मिल जाएंगे बहुत सारे प्रश्न। अगला जो प्रश्न है क्या है? निम्नलिखित में से शेर का पर्यायवाची शब्द नहीं है। इसमें शेर का पर्यायवाची शब्द कौन नहीं है मेरे प्यारे साथी? बताइएगा। शेर का तो कहेंगे सर इसमें जो है तुरंग, शेर का तुरंग, तुरंग तो नहीं होता है, तुरंग तो घोड़ा का होता है ना। तुरंग जो है, हाँ तुरंग जो है घोड़ा का होता है मेरे प्यारे साथी। किसका होता है? तुरंग घोड़ा का होता है। मृगेंद्र जो है शेर का होता है, मृगराज शेर का होता है, व्याघ्र शेर का होता है, यानी वो तीनों का तीनों जो है शेर का पर्यायवाची शब्द है, लेकिन तुरंग जो है घोड़ा का पर्यायवाची शब्द है भैया। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा? पहला हो जाएगा। क्लियर है? चलिए पीडीएफ मिल जाएंगे आज आपको टेलीग्राम पे एनिमी क्लासेस बाका पर। कहता है 1 रुपया 50 पैसे 25 पैसे के 378 सिक्कों का मूल्य का अनुपात 13 11 7 है। इनमें से 50 पैसे की सिक्कों की संख्या कितनी है? बहुत ही सुंदर प्रश्न है मेरे प्यारे साथियों। अगर यह प्रश्न आ जाए तो छाप दीजिएगा। कैसे पता है? 1 रुपया, फिर कह रहा है कितना? 50 पैसे, फिर मेरे प्यारे साथियों क्या कह रहा है आपका? 25 पैसे, यानी कि यही आपके थैले में जो सिक्का है इन्हीं का है। 1 रुपया का है, 50 पैसे का है, 25 पैसे का है। तो जिनकी संख्या कहता है मूल्य का, वो मूल्य का, सिक्कों के मूल्य का अनुपात है। यानी ये मूल्य दिया हुआ है, समझिएगा भाई। ये मूल्य दिया है कितना? 13 के अनुपात में, फिर 11 के अनुपात में, फिर 7 के अनुपात में। लेकिन आगे चल के कह रहा 378 सिक्का है। इसका मतलब जो है आपका जो सिक्का है संख्या वो क्या है? 378 है। इसके सामने 378 लिखिए। ये भाषा कह रहा था, यहाँ तक तो मेरे प्यारे साथियों ला दिए हम भी और आप भी ला दिए। अब एक चीज यहाँ पे समझिएगा, इतना सिक्के हैं। अब यहाँ पे 13 11 7 जोड़ के 378 के बराबर कर नहीं सकते हैं। क्यों नहीं कर सकते? समझिएगा। क्योंकि मेरे प्यारे साथियों 13 11 जो 7 है वो मूल्य का अनुपात है, ये सिक्का में है। तो इसको कहेंगे कि सर पहले सिक्के में कन्वर्ट कर दीजिए तब उनके बराबर कर देंगे। आप ही बताइए मेरे प्यारे साथियों, सुनिएगा। कहेंगे कि आपके पॉकेट में 13 गो टका है, 13 गो रुपया है और सब 1 रुपया का सिक्का है। क्या गो सिक्का होगा? कहेंगे सर सब अगर 1 रुपया का सिक्का है, 13 रुपया पुराने के लिए हमको 13 सिक्का लाना होगा। कहेंगे यस सर लाना होगा। अब मेरे प्यारे साथियों प्लस यहाँ पे अनुपात ले लेते थोड़ा, ठीक है, तब मजा आ जाएगा। इसके बराबर कर दे, प्लस में लीजिए, मजा आ जाएगा।
अब ये समझिए मेरे प्यारे साथियों, 50 पैसा का आपके पास टोटल सिक्का है, कहेंगे कि 11 रुपया पूरा, ये कहेंगे सर दो 50 पैसा लगाएंगे तो 1 रुपया होगा, 11 रुपया पुराने के लिए क्या करना होगा, 22 गो 50 पैसा लाना होगा, यानी कि 11 दूना 22, 50 पैसा है तो 2 से गुना कर दीजिए, 11 दूना 22 हो गया। अब देखिएगा मेरे प्यारे साथ, 7 रुपया आपको पुराना है तो हम कहेंगे कि सब 25 पैसा का लाइए, कहेंगे सर जी 4 गो 25 पैसा लाएंगे 1 रुपया होगा, तो 7 रुपया पुराने के लिए भैया 7 चौक 28, 25 पैसा रहे 4 से गुना करो 28 हो जाएगा। यानी कह सकते हैं कि 1 रुपये जो सिक्का हो जाएगा 378, उसमें ये जो अनुपात लिख दीजिए, थोड़ा और समझने में मजा आ जाएगा आप सभी को, ठीक है। तो इसका मतलब है कि 13 के अनुपात में 1 रुपया का सिक्का होगा, 22 के अनुपात में 50 पैसे के सिक्के होंगे, और 25 पैसे के 28 के अनुपात में सिक्के होंगे, टोटल जाके 378 के बराबर होगा। तो जोड़ लीजिए, 8 दो 10, 10 3 कितना भैया 13, और 2 2 4 1 5 1 6 63, 63 बराबर 3 7 8 है। अब बताइए कितने से लगाएंगे, 6 से कट जाएगा, कहेंगे यस सर 6 से कट जाएगा, 1 बराबर 6 हो जाएगा, 6 18 6 36 37 हो गया था। अब देखिए क्या मांग रहा है, 50 पैसे की सिक्कों की संख्या, सिक्का यहाँ है 50 पैसे, यहाँ है 22, तो 1 बराबर 6, तो 22 बराबर क्या लिखेंगे, 22 गुना 6, 6 दूनी 12, 6 दूनी 12 13, 132, और 132 कहीं है तो लगा दीजिए आंसर तीसरा नंबर पे मेरे प्यारे साथियों, फटाफट कर दीजिएगा। सर आपका घर बांका जिला है, सर प्लीज, हाँ मेरा घर बांका जिला है भैया, क्या हो करेंगे बोलिए, बांका जिला ही है मेरा घर। चलिए मेरे प्यारे साथियों, अगला जो प्रश्न है क्या कहता है, निम्नलिखित में से किस स्पेस एजेंसी ने चंद्रमा के धूल से ऑक्सीजन निकाला है। बताइए कितना सुंदर प्रश्न है मेरे प्यारे साथियों, निम्नलिखित में से किस स्पेस एजेंसी ने चंद्रमा के धूल से ऑक्सीजन निकाला है, बताइए एकदम आंसर इसका मेरे प्यारे साथियों। तो आंसर क्या आ जाएगा, बताइए आंसर फटाफट इसका। तो कहेंगे सर नासा के वैज्ञानिक ने, यानी कि नासा के जो वैज्ञानिक है, नासा जो एजेंसी है वहां के जो वैज्ञानिक, वही ना काम किया होगा, नासा जो एजेंसी है चंद्रमा के धूल से ऑक्सीजन निकाला है, तो भैया आंसर क्या हो जाएगा, मेरा पहला हो जाएगा नासा। चलिए बहुत ही सुंदर है एकदम जवाब आप सबका। अब मेरे प्यारे साथियों कहता है आइनोमेन फ्रेज है, तो भैया बियर द वर्न तो ही बना ही लेंगे, बियर द वर्न मतलब क्या होता है, जानवे करते हैं खामियाजा या भुगताना, तो उसका जो होता है यार सफर द वर्स्ट एंड ऑफ समथिंग हो जाएगा, इसमें 1 नंबर लगा दो तो आंसर हो जाएगा। इसे भी इंग्लिश मेरे प्यारे साथी आप सबका अच्छा है। विद्यार्थी में कौन सा समास है, बताइए विद्यार्थी में कौन सा समास है, एकदम फटाफट बता दीजिए, विद्यार्थी में कौन सा समास है, और एक बार आप सब अटेंडेंस जरूर बनाइएगा। विद्यार्थी में मेरे प्यारे साथियों कौन सा समास है, तो कहेंगे सर कि विद्यार्थी जो है तत्पुरुष समास है, विद्यार्थी क्या है, तत्पुरुष समास है। और तत्पुरुष समास का परिभाषा क्या होता है पता है मेरे प्यारे साथियों, यानी कि पहला पद उसका क्या होता है, गौण होता है, यानी पहला पद का प्रचलित नहीं होता, दूसरा पद उसका प्रधान हो जाता है, जैसे विद्यार्थी, दूसरा पद इसका क्या है, प्रधान है, पहला पद जो है इसका प्रधान नहीं है, इसीलिए जो है ये तत्पुरुष समास के ही उदाहरण देखने को है। चलिएगा अगला जो मेरे प्यारे साथी, उस वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात करें जिसके विकर्ण की लंबाई 6 मीटर है। एक चीज बता दें मेरे प्यारे साथियों, ध्यान दीजिएगा, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को। कहता उस वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा, उस वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा जिसका कहता है विकर्ण की लंबाई क्या है, 6 मीटर है। तो मेरे प्यारे साथियों आसानी से बना लेंगे, आपका सभी भुजा आपस में क्या होता है, ये बराबर होता है, ठीक है। अगर यहाँ पूछा जाए कि वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, तो कहेंगे सर वर्ग का क्षेत्रफल तो होता है भुजा स्क्वायर, क्या होता है, भुजा स्क्वायर होता है, ठीक है मेरे प्यारे साथियों। यहाँ भुजा आपके पास तो है नहीं, तो कैसे बनाएंगे इसको, तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पे मेरे प्यारे साथियों, यहाँ से यहाँ एक प्रकार देख रहे हैं कि ये 90 डिग्री का कोण बनाता है, क्योंकि वर्ग में जो है प्रत्येक कोण 90 डिग्री का कोण बनता है, और सभी कोण आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो इसका मतलब मेरे प्यारे साथियों 90 डिग्री बनेगा तो ये समकोण त्रिभुज होगा, समकोण त्रिभुज वाले सामने वाला भुजा कर्ण होंगे, इसका मतलब जब कर्ण होंगे तो लंब का स्क्वायर आधार के स्क्वायर के बराबर होंगे। तो कर्ण का मान लीजिए h है, यहाँ पे h का स्क्वायर बराबर p का स्क्वायर a का स्क्वायर लिखेंगे, और आधार जो b के जगह है तो मेरे पास a है, a का स्क्वायर लिखेंगे, h बराबर जो लिखेंगे अंडर रूट क्या लिखेंगे, a स्क्वायर 2a स्क्वायर लिखेंगे, और मेरे प्यारे साथियों h बराबर क्या हो जाएगा, रूट अंडर 2a हो जाएगा, यानी विकर्ण बराबर रूट 2a होगा। यहाँ विकर्ण कितना दिया है, 6 दिया है, तो 6 रखेंगे, अब बराबर क्या हो जाएगा, रूट 2a हो जाएगा। a बराबर बात करेंगे 6/√2 हो जाएगा, और हमें क्षेत्रफल चाहिए तो भुजा स्क्वायर कर देंगे, यानी 6/√2 का स्क्वायर कर देंगे। अब मेरे प्यारे साथियों यहाँ आ जाएगा 6 के 36 ऊपर, नीचे रूट स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो भैया यहाँ बटे 2 रहेगा,
तो ये हमारा जो आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, 18 हो जाएगा। हम लगा देंगे 18 वर्ग मीटर, हमारा आंसर क्या हो गया, दूसरा नंबर हो गया। लेकिन एक चीज यहाँ पे ध्यान रखिएगा मेरे प्यारे साथियों, कि जब आपका 18 आ गया इतना करने के बाद, लेकिन आप इतना नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे समझिएगा मेरे प्यारे साथियों, ये वाला हम फॉर्मूला आपको बता देते हैं। क्षेत्रफल आपने क्या बताए, तो कहेंगे सर क्षेत्रफल बराबर बताए भुजा स्क्वायर। अगर ये भुजा निकालेंगे ए बराबर तो h/√2 होगा। h हमारा क्या है, विकर्ण है, ठीक है, क्या है, विकर्ण है। और हमारा बटे क्या हो जाएगा, √2 हो जाएगा। और यहाँ पे क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर, तो इसका स्क्वायर करेंगे तो इसका मतलब जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, विकर्ण। देखिएगा विकर्ण का स्क्वायर बटे 2, यानी डायरेक्ट अगर हमें विकर्ण दिया रहे तो हम एग्जाम में कैसे निकालेंगे पता है, विकर्ण का स्क्वायर कर देंगे, 6 का स्क्वायर कर देंगे, बटे 2 कर देंगे, 6 के 36 बटे 2, यानी हमारा क्या हो जाएगा, 18 हो जाएगा। तो आप ऐसे ही अगर फॉर्मूला याद रहे इस कंडीशन में विकर्ण के संबंध में, कि अगर क्षेत्रफल हमको निकालनी है वर्ग का, और हमें मेरे प्यारे साथियों विकर्ण अगर दिया है तो विकर्ण का स्क्वायर बटे 2 लगा देंगे, हमारा क्षेत्रफल आंसर हो जाएगा 18 ना। चलिए बहुत ही सुंदर मेरे प्यारे साथियों, आगे बढ़े। तो अगला जो प्रश्न है मेरे प्यारे साथियों क्या है, 94 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से चोल वंश का संस्थापक कौन था, यह कौन था। कहता भैया निम्नलिखित में से चोल वंश का संस्थापक था कौन था, बता दीजिए। इसका एकदम आंसर आप सब फटाफट बताएंगे। तो चोल वंश का जो संस्थापक था वो विजयालय था ना भैया, तो आंसर क्या हो जाएगा, दूसरा नंबर हो जाएगा। क्लियर है, चलिए बहुत ही सुंदर, एकदम फटाफट बनाते चलिए मेरे प्यारे साथियों। पटना में पुष्ट बारिश हो रही है, बारिश पुष्ट हो रही है। चलिए भैया तो हम देख लेंगे विद्यालय, यानी मेरे प्यारे साथियों जब वंश की बात आता है तो समझ लीजिए वंश एक बार एक जगह जरूर पढ़ लीजिएगा, दोबारा मौका मिलेगा आप याद रखिएगा। तो लिखिएगा, अगर जो लिखना चाहेंगे लिख लीजिएगा मेरे प्यारे साथियों। हम कुछ कथन कह देते हैं, चोल वंश का संस्थापक विजयालय था, ठीक है। पल्लव वंश का कौन था बताइए, पल्लव वंश का कौन था, तो सिंह विष्णु था। पल्लव वंश का कौन था, सिंह विष्णु था। चालुक्य जो बतापी के थे उनका कौन था, चालुक्य जो बतापी के थे उनका कौन था बताइएगा। चालुक्य जो बतापी के थे उनका कौन था भैया, तो बता देंगे जय सिंह था। और चालुक्य जो कल्याणी का था वो कौन था, तेलव द्वितीय था। चालुक्य जो कल्याणी का था वो तेलव द्वितीय था। चालुक्य जो बेंगी के थे विष्णुवर्धन थे। चालुक्य बेंगी ब्रैकेट में लिखिएगा विष्णुवर्धन थे। और होयसल का भी विष्णुवर्धन थे। और यादव वंश का विल्लम परचम थे, पंचम थे, विल्लभ परचम थे, है ना। तो ये चीज हमको लिखने बोलिएगा, लिख देंगे, लेकिन बट हम बता दिए मेरे प्यारे साथियों, आप नोट कर सकते हैं। सेलेक्ट द इनकरेक्टली सिलेक्ट वर्ड, यानी जो गलत वर्ड है उसको भैया आपको इसमें छांट देने हैं, सही वर्ड को सेलेक्ट करना है ना, इनकरेक्टली सिलेक्ट वर्ड। वाह, चलिए इसको बना दीजिएगा, आपके सामने है भैया, तो लिख लीजिए गाइडेंस इसमें गाइडेंस, गाइडेंस आंसर मार दो। मीरा ने आधा लीटर दूध पी लिया, रेखांकित शब्द में विशेषण है। भैया मीरा ने आधा लीटर दूध पी लिया, रेखांकित शब्द में विशेषण क्या है बताएंगे। यहाँ पे गुणवाचक, परिणामवाचक, संख्यावाचक, और उसके बाद कह रहा है कि सार्वजनिक विशेषण क्या है बताइएगा इसमें। तो भैया यहाँ पे क्या है, लीटर, यानी मीरा ने आधा लीटर दूध पी लिया। बताइए इसका आंसर क्या होगा मेरे प्यारे साथियों, तो ये आ जाएगा परिणामवाचक में, यानी लीटर जो है क्या है, परिणामवाचक में आते हैं। तो भैया हमारा आंसर हो जाएगा परिणामवाचक में। आप जानते हैं परिणामवाचक का डिफिनेशन भी होता है वैसा शब्द जो अपने विशेषणों को निश्चित या अनिश्चित मात्रा का बोध कराता हो, उसे परिणामवाचक कहते हैं। तो भैया हमारा लीटर आंसर हो गया। आगे देखिएगा क्या है, हाल ही में खीर भवानी मेला कहाँ आयोजित किया गया था। बताइए खीर भवानी मेला आयोजित कहाँ किया गया था, तो आप सबको पता है मेरे प्यारे साथियों, यह जो मेला आयोजित किया गया था कश्मीर में किया गया, तो आंसर लगा देंगे कश्मीर। अगला जो प्रश्न है, बिहार में सबसे कम जनसंख्या वाला जिला कौन है। बताइए बिहार में सबसे कम जनसंख्या वाला जिला कौन है, बताइए बिहार में सबसे कम जनसंख्या वाला जिला कौन है। तो कहेंगे सर हमारा आंसर क्या होगा, शेखपुरा होगा, जो सबसे कम जनसंख्या वाला जिला है, 98 का डी। अगला जो मेरे प्यारे साथी, निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन द्वारा वस्तु एवं सेवा कर को लागू किया गया था, यानी किस संविधान संशोधन के द्वारा जो है संशोधन का वस्तु और सेवा कर को लागू किया गया था। तो 101वां आंसर लगा दीजिएगा, क्योंकि मेरे प्यारे साथियों 99वां संविधान संशोधन राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग के लिए था,
और 100वां था भारत और बांग्लादेश का भूमि हस्तांतरण वाला मामला, और 101वां जो था वो था वस्तु एवं सेवा को लागू करना, सेवा कर को लागू करना। चलिए बिल्कुल एकदम सही जवाब है। अगला लास्ट प्रश्न है, 100 नंबर प्रश्न है मेरे प्यारे साथी, सेट का लास्ट प्रश्न। निम्नलिखित में से कांग्रेस के किस अधिवेशन में असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव पारित किया गया था? तो ऑप्शन आपके पास है कलकत्ता अधिवेशन, लखनऊ अधिवेशन, सूरत अधिवेशन, लाहौर अधिवेशन। तो भैया आंसर इसमें क्या हो जाएगा, एकदम बता दीजिए फटाफट आप सब। तो कहेंगे सर इसका जो आंसर हो जाएगा एक कलकत्ता अधिवेशन 1920, और उसी समय एक हुआ था नागपुर में भी मेरे प्यारे साथियों। तो यहाँ नागपुर तो ऑप्शन है नहीं ना, एक जो हुआ था नागपुर में भी हुआ था और 1920 में ही हुआ था। चलिएगा, और इनके अध्यक्ष कौन थे मेरे प्यारे साथियों? लाला लाजपत राय थे। कौन थे? लाला लाजपत राय थे। अध्यक्ष कौन थे? लाला लाजपत राय थे। लाला लाजपत राय, लाजपत राय थे, लाला लाजपत राय थे इनके अध्यक्ष। चलिए बिल्कुल, किसके यानी अधिवेशन असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव पारित जब किया गया था, उनके अध्यक्ष कौन थे? लाला लाजपत राय थे। 1920 में कांग्रेस के 2 अधिवेशन हुए थे, कलकत्ता हुए थे और नागपुर में हुए थे। ठीक है, तो मेरे प्यारे साथियों कैसा लगा आप सभी को यह सेट हम जो कराए मेरे प्यारे साथियों? क्या इससे आप लाभान्वित हो रहे हैं? अगर लाभान्वित हो रहे हैं तो मेरे प्यारे साथियों इसी प्रकार हम बहुत सारे सेट आपको करा देंगे। बहुत सारे सेट हमारे पास पड़ा हुआ है, हम जरूर आपको करा देंगे। अगर अच्छा लगा हो तो मेरे प्यारे साथियों जो अभी तक लाइक ना किए हो लाइक जरूर कर दीजिएगा, जो सब्सक्राइब ना किए हैं वो जरूर कर दीजिएगा, और सभी मित्रों को जरूर जोड़िएगा। एक मेरे मित्र, एक भाई बहन, एक दोस्त अगर 10 को जोड़ेंगे तो 10 को जोड़ेंगे, 10-10 करके बहुत दूर तक फैल जाएगा। इसलिए आप हमारे लिए और अपने लिए और अनिमेश भाई के लिए एक जो है संकल्प यही रखिए कि आज हमको 10 को जोड़ देना है इस क्लास से, फिर वो 10 जोड़ेंगे। इसी प्रकार एक परिवार बढ़ जाएगा, बड़ा परिवार जिस दिन बन गया मेरे प्यारे साथियों, तहे दिल से आज भी स्वागत है, उस दिन भी इसी प्रकार स्वागत होगा। क्या मेरे प्यारे साथियों फायदा हुआ कि नहीं हुआ बताइएगा? फायदा अगर हुआ तो राधे राधे चलते रहेगा इसी प्रकार के, एकदम चलेगा इसी प्रकार से मेरे प्यारे साथियों। फायदा हो रहा है कि नहीं हो रहा है बताइएगा? अब कोशिश रखेंगे मेरे प्यारे साथियों सारे चीज लिख दे, समझिए कि हम फास्ट रखते हैं इसीलिए कि सब चीज अगर लिख देंगे तो फिर मजा नहीं आएगा ना। कुछ चीजों को रहने थे सेट मार रहे हैं भैया, अगला सेट मारेंगे, और कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट रहेगा जो हम लिख दिया करेंगे, है ना। चलिए बहुत ही सुंदर मेरे प्यारे साथियों, बहुत ज्यादा सर जी मजा आ गया है ना। चलिएगा सर, ये आप इस बार क्लियर हो जाएगा ना सर? आप इस बार क्लियर हो जाएगा क्या मिस्टर सोनू सैम जी? बताइएगा। एक सीट अपने नाम करने का पूरा प्रयास करेंगे। बिल्कुल हिमांशु भाई, एकदम बिल्कुल करना है, एक सीट तो नाम करना ही करना। अपना एक सीट रखिए, जरूर मिलेंगे मेरे प्यारे साथियों। हम कहते हैं लगन और मेहनत से सारी चीजों को समझा के निचोड़ करके दे देंगे आपको, लगेगा बहुत कुछ हमने कर लिया है और बहुत कुछ हो भी जाएगा। तो चलिए नमस्कार करते हैं, आप सभी को प्रणाम करते हैं, और सभी मित्रों को जरूर आपसे शेयर कीजिए, और धन्यवाद करते हैं मेरे प्यारे साथियों, आप हमें इतना समय कीमती दिए। आपकी कीमती समय को लेने के लिए तहे दिल से धन्यवाद। आगे बढ़ते रहिए, हंसते रहिए और मुस्कुराते रहिए। जय हिंद, जय भारत। बिल्कुल एकदम एग्जाम क्लियर हो जाएगा मेरे प्यारे साथियों। नौकरी करेगी आपकी तलाश, एक बार ज्वाइन करके देखिए अनिमेश क्लास। क्या बात है विक्की बाबू, बिल्कुल सही बात है, आपने लिख दिया भाई। बिहार पुलिस में इस बार गर्दा उड़ा देना है आप सभी को।